हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री पे इंसाइट रखते हैं, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे इंसाइट रखते हैं, तो व्हाई डोंट यू कम अप विद योर ओन पॉडकास्ट? तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि लेट्स स्टार्ट अप विद समथिंग दैट आई ट्रूली लव, व्हिच इज़ पाकिस्तानी म्यूज़िक एंड अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट दैट आई ट्रूली एडमायर। और ये मतलब मैं बांग दे के कह रहा हूँ कि आई ट्रूली एडमायर। Interestingly, he's a wonder boy who has an obsession with Superman, but now is again making super music. अहमद जान जी, वाह भाई कैसे हैं आप? रावे भाई आप कहाँ गायब हो गए? आप कहाँ गायब हो गए? आपका बस ये है कि जब भी जिक्र होता है तो बस लगता है कि यू गॉट गेट योर एक्ट स्ट्रेट कि पहले बात करने से पहले इसको सच सब चीज़ की ऑब्वियसली भी हमारी एक हिस्ट्री हम शुरू से एक एंड द पैशन यू हैव टुवर्ड्स म्यूजिक। आप गायब थे, बहुत अजीब सा लगा, मगर ये कि चले आप देर आए देखिए बस मैंने कहा और आप देखिए आपके तवज्जुद से मैं रिटर्न हो रहा है मेरा। ये देखिए क्या बात है, क्या बात। कैसे है अहमद भाई? मतलब हम कितना, आई थिंक लास्ट वी स्पोक कपल ऑफ इयर्स बैक, खाकी बंदा, और मुझे याद है मैंने वो आर्टिकल चलाया था। टाइम कितना हो गया? हाँ 6 साल हो गए, 6 साल हो गए कि द अहमद जान यू न्यू डाइड लॉन्ग अगो। क्या हेडिंग थी? क्या हेडिंग थी? बट नाउ क्या ख्याल है आपका? अब मैं वही कह रहा हूँ कि नाउ देयर इज अ रेजरेक्शन, रीबर्थ, या अहमद जानजेब थर्ड वेव, जो भी आप कहें उसको। ये तेरा मेरा है प्यार अमर। मुझे तो लग रहा है कि एग्जैक्टली सेम ही फ्रेम है, बस थोड़ी सी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बाय टाइम चेंज हो गई हैं, बिकॉज वो लॉन्ग ड्यू एक प्रोसेस था कि कहीं ना कहीं, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन थिंग्स। अभी भी अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि यार ये गाना तुमने बनाया, या बहुत सारे लोग बहुत ओवर एग्जैजुरेट करके कि यार क्या धुन है यार, वाह भाई कमाल हो गया, तो मुझे लगता है कि यार आई हैव ऑलवेज हेल्ड माय ग्राउंड इन अ वे कि मुझे अपनी जो सारी जितनी प्रोडक्ट्स जो मैंने लॉन्च की वो सारी मेरी बेबीज हैं यार, मतलब सबको नजर नहीं आती ना उस तरह जिस तरह ये गाना नजर आ रहा है। अब वो क्या वजह है? ये वजह राफे भैया, ये जो है ये टाइमिंग कुछ उस खुदा की जिसने इस कायनात को बनाया कुछ है। इट्स नॉट इन आवर गेम, इन आवर कंट्रोल, वो कौन सी चीज कब ऑडियंस को समझ में आ जाएगी, क्या पता वो लफ्ज तेरा मेरा का लफ्ज ही समझ में आ गया उनको, या कोई मेलोडी के अंदर कोई हुक लाइन ऐसी है कि जो समझ में आ गई है, क्योंकि हम तो ऑन एंड ऑफ कर ही रहे हैं काम, और इस गाने को अमर कर दिया। हाँ कुछ है, कुछ ये अमर क्यों हुआ है और किस तरह अभी तो अमर होने के ऊपर है, सफर पे है। तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं है। मैं आपको इसकी हकीकत बताऊं, ये गाना रिजेक्ट हो चुका था। अच्छा, ये हम तेरा मेरा प्यार है अमर जो ओएसटी है आपका, तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सच बोलता हूँ। नहीं, अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मैं निकाल लूंगा। आपने हाँ वही वगैरह निकाल लिया तुमने। हाँ मगर ये कि इस हकीकत ये कि इस गाने का ओएसटी था इश्क मुर्शिद। अच्छा, द टाइटल ऑफ द होल ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद। और वो था कि इश्क मुर्शिद मेरा और इश्क मुर्शिद तेरा, इस टाइप की कोई टाइटल सॉन्ग मैंने बनाया था और लिखा भी खुद ही था। उसको साबिर जफर ने थोड़ा सा करेक्ट करके चीज़ों को, आई थिंक वो साबिर जफर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा गाना लिखा। दो कि वो गाना भी मुझे उतना ही पसंद है, मगर ये जब प्रेजेंट हुआ था टू द बोर्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा कि ये गाना और आपको मैं 2 गाने सैंपल्स दूंगा, ये गाना भी चेक कर लिएगा। वो तो ये गाना मुझे और फारूक रंज जो है ना, वो तेरा मेरा है प्यार, हम लोग इसके ऊपर अंदर से गट फीलिंग ये बोली थी यार ये गाना होना चाहिए अप्रूव। अच्छा। खैर जब ये गया तो बोर्ड में उन्होंने बोला कि यार नो इट्स ओल्ड स्कूल और बड़ा पुरानी वाइब्स दे रहा है, ये वो, और उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना नहीं, उस बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट होना ये बात। अब वो बोर्ड जो है ना वो मिल नहीं रहा, कहीं हाथ नहीं आ रहा, वो गायब हुआ है। क्योंकि जब ये गाना, अच्छा हुआ ये कि गाना इन्होंने कहा कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा ये गाना तो चलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है क्या करते हैं, बट डायरेक्टर से मैंने फारूक साहब से मैंने बोला सिचुएशन पर डाल देते हैं, गाना जाया नहीं करना है बस। अच्छा। तो ये तो उन्होंने कहा हाँ तू फिक्र ना कर, पहले एपिसोड में ही कहीं इसको डाल देते हैं। अच्छा, तो पहले एपिसोड में कहीं डाल गया। अच्छा, it was not supposed to be the OST. It was not supposed to be anywhere in the whole project में कहीं आना ही नहीं था इसको। अच्छा, ये रिजेक्ट हो गया था, निकाल दिया ये तुम साइड कर दो, ये गाना नहीं चाहिए। उस बोर्ड से भी हम पूछेंगे, ये पूछेंगे, और हम भी पूछ रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ क्या सीन है, क्या चल रहा है उस बोर्ड में। तो वो चला गया। अच्छा फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक सेकंड एपिसोड में हमने फर्स्ट इसका थोड़ा सा माहौल देना शुरू कर दिया था। वो उसके अंदर बैंजो जो बना है, बजा हुआ है, सिचुएशंस पे आ रहा था, सिचुएशन में जा रहा था, बट वाज़न्ट रजिस्टर्ड गाना है क्या। गट फीलिंग बोल चुकी थी ये गाना, यही गाना चलेगा, मेरी गट फीलिंग। सेकंड एपिसोड में रिवील हो गया और गाना एक आप मुखड़ा आ गया इसमें,
और फिर टिकटॉक बादशाह। मैं उसी पे आ रहा था कि यू नो कि व्हाट अ रेयर ऑनर कि मतलब पहले तो परस्तिश, मतलब एक बार कहो तो मेरी हो, मतलब जिससे आपका स्टार्ट हुआ, एंड देन परस्तिश, इंडस म्यूजिक के एरा में फेम आया, म्यूजिक रिलीज किया, खुदा के लिए, फिल्म म्यूजिक, ओएसटीज, एंड इवन नाउ ऑन टिकटॉक। मतलब ये वाला जो आर्क है ना, वो बड़े कम लोगों को ये शर्फ हासिल होता है हमारे उसके अंदर, खासतौर पे हु हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 2 decades। तो मैं तो वो देख के ही, जब मैंने आपको उस दिन सुबह कॉल की ना, मैंने कहा अहमद भाई क्या सीन है, और हम पता नहीं कितने 5-6 साल बाद वी वर टॉकिंग। तो और मैं लोगों को बताऊं कि उस वक्त अहमद भाई भी ना, हालांकि सुबह 10:30 बजे की बात थी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कॉल उठाएंगे। नहीं, इट्स यू, क्योंकि हम थोड़ा सा अंदर से ना आपसे परेशान भी होते हैं कि अल्लाह खैर, राफे ने फोन कर दिया, अरे मैसेज किया यार भाई, कोई तो काम गलत कर दिया होगा या कोई काम शायद सही किया होगा जिंदगी में, तो भाई ने हमें मैसेज किया। नहीं, मैं आई वाज जेन्युइनली टेलिंग यू, मेरी गट फीलिंग थी यार, ओ शिट, मेरे ख्याल से शायद कोई काम गलत कर दिया मैंने। तो भाई ने मुझे से पहले, क्योंकि आप बहुत प्रेम से आते हैं, नहीं प्रेम हो सकता है ये प्रेम का फेस चल रहा हो आगे, फिर हमें अभी तो शुरू ही है ना पॉडकास्ट। जस्ट किडिंग। So when I called you ना, तो पहले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 10:30 बजे ये उठे हुए होंगे। हमारे म्यूजिशियंस का टाइम होता है, मतलब जोहर के साथ फजर होती है, आप ये समझ लें उसको, ठीक है ना। बट वो हशाश सुबह, एंड वी चैटेड अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड देन ही वाज वेरी ग्रेटफुल। तो कोई मंत्रा आपको मिल गया है कि कोई चीज है, कोई कोड क्रैक कर लिया है कि यू नो यू हैड सक्सेस इन कोक स्टूडियो एंड हियर एज वेल? नहीं राफे, लाइफ हैज बीन रियली एग्जैक्ट सेम वे जिस तरह चलती आ रही है। लेट्स से कि अगर आप इसको डिफाइन करने पे लग गए ना कि क्या चीज चलेगी, क्या चीज नहीं चलेगी, क्या चीज आपको कहाँ पहुंचा देगी, तो आई थिंक वो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए आपको किसी सही आदमी के पास जाना पड़ेगा जो प्रिडिक्ट कर सकता हो चीजें ना, क्योंकि उसी तरीके से मैं खा भी रहा हूँ, उसी तरीके से मैं बाहर भी जाता हूँ, उसी तरीके से मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, और उसी तरीके से म्यूजिक भी बना रहा हूँ। अभी भी आप आए हैं, उससे पहले भी मैं कुछ किसी के लिए बना रहा था, और वो भी उतना ही सोलफुल है कि यार मजा आ गया, अच्छा, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, क्या पता इसका भी कुछ हो जिंदगी में लिखा हो। तो आर्टिस्टों के लिए ये सवाल तो बहुत ही बेसलेस होता है कि यार आपने क्या ऐसा कर दिया कि जो हो गया। लेकिन पता है अहमद भाई, लास्ट टाइम मैंने मेट एट योर अदर स्टूडियो, ये तो वी एट योर होम स्टूडियो, लाइक एट योर बिग स्टूडियो, तो मैंने आपको उस वक्त कहा भी था कि आपका जो ओएसटी का एम्पायर है ना, उसने आपको सुस्त कर दिया। बे बात, तुमने ये बात सही की। मैंने आपको कहा था कि क्योंकि इतना कुछ था आपके पास, क्यों करेंगे? इतना अंदर से फ्रस्ट्रेशन है चीजों पे, देखो ना, क्योंकि अगर हम अगर उसको अनफोल्ड करना शुरू करें तो भाई एंड ऑफ द डे हमने भी घर चलाना होता है, 50 चीजें होती है। मैंने तुमसे शायद फोन के ऊपर डिस्कस भी किया, वैसे भी करता हूँ जनरली, इस पाकिस्तान ने हमें नाम के अलावा कुछ दिया नहीं, इसके अलावा ये अल्लाह ताला ने शोहरत तो दी इसी मुल्क से, मैं इस मुल्क का शुक्रगुजार भी हूँ और हमेशा एहसानमंद रहूंगा। इंडियन एजेंट बोलना शुरू कर दें आप। इस मुल्क के लोगों ने पहचान दी 100%। जो भी आज तक मैंने जिंदगी में किया, इस मुल्क से वाबस्ता है, रिप्रेजेंट दिस कंट्री एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। बट कहने का मतलब उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नहीं, मैं तो अपने लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ ना कि हमें तो मौका चाहिए होता है ना लोगों को। आप वो करते रहे जो आप कर रहे हैं, मैं अपनी बात वहां से डाल रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ नहीं है ना। हमारे पास कोई चैनल्स का सपोर्ट नहीं होता कि यू नो कोई म्यूजिक चैनल हो जहाँ पे हम कर रहे हो चीजें, तो हम ये अपनी खुद टांगे चला रहे होते हैं, हाथ पैर चला रहे होते हैं कि यार कोई ना कोई चीज आती रहे, किसी तरह रेलेवेंट रहे माशरे के अंदर। लेकिन अहमद भाई एक बात ये भी तो सही है ना कि जैसे ओएसटीज में आप हो गए, वकार भाई हो गए, वकार अली, क्या करूं? अच्छा मुझे एक बात होता, ओएसटी के अलावा अगर ओएसटी एक आउटसोर्स तो है ना, कि मैं अपनी आवाज, अपना गाना बना के, अगर वो डायरेक्टर्स नहीं मिलते जो कि आपको बोलते नहीं मुझे तो मार छड़प्पा चाहिए इसमें, यू नो मुझे तो हड़ी उड़ी चाहिए, ये चाहिए, जो आपको कहता है अहमद तू अपना बेस्ट दे जो तुझे करना, तो वो लोग हैं अभी भी इस माशरे में चल रहे हैं कि जो कि आप वो फीस पे, फॉर एग्जाम्पल शुजा का बागी है, वो उसकी अपनी हार्ट एंड सोल नजर आती है उसके अंदर, उस बात में आवाज, तो उसको भी फ्री हैंड दिया गया। मन मायल हो गया, बहुत सारी चीजें, तो एग्जैक्टली ये सब चीजें ना आपको ग्राउंड मिलती है काम करने को। तो हमें क्या मिलता है? प्रमोशन भी मिल रही है, हमें एक वो भी मिल रहा है बेस, जहां से आप प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहां से मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट वन टाइम। तो आप इसको प्लीज ओएसटीज को एक तरीके से आप साइडलाइन नहीं कर सकते। नहीं, बहुत बड़ा एक सोर्स है। आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अवार्ड जो है वो टीवी ड्रामे का प्रोड्यूसर जाके देता है। नहीं मतलब एक सवाल है मेरा कि अगर मेरी तख्लीक है
तुम अब फिर वहीं लाके ना फिर इतनी कोई दिल से बातें निकलवाओगे नहीं, कि मैं मुझे आपसे पता है देखिए बाद में ना बाद में सब बाकी जो मिलने वाला भी अवार्ड शायद होगा ना इस गाने का, वो भी मुझसे छिन जाएगा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए वो तो बिल्कुल एक क्योंकि फिर चीज कड़वा है। सच आएगा, तुम्हें पता है फिर नहीं बिल्कुल। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखें हाँ। सब चीज है, प्रमोशन है, एक्सपोजर है, मैस ऑडियंस है ना, टेलीविजन आपकी मैस है, फिल्म आपकी मैस नहीं है। इस वक्त टेलीविजन इज योर बिगेस्ट ऑडियंस। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर टीवी ड्रामे के साथ गाना चल रहा है तो गाना चल रहा है, मतलब इंडस म्यूजिक का भी अगर आप कोड क्रैक करें, वो टीवी पे चलते रहते थे। देहात में टिकटॉक या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करने वाले उस तरीके से कम है जितना आपका होटलों के ढाबे पे इंडस वो एयरवाई चल रहा है या जियो चल रहा है, या जिस तरह आपके दूसरे मेजर चैनल चल रहे हैं, या आन चल रहा है, या पता नहीं कौन कौन से जो भी 150 चैनल है हमारे पास, वो चल रहे हैं, वो ढाबे पे बैठ के ही देख रहे हैं रात को, तो उनको ड्रामे मिल रहे हैं प्राइम टाइम के ऊपर देखने के लिए। तो ये जो मास कोर ऑडियंस जिसके अंदर रिक्शा, टैक्सी, सब्जी, हर टाइप का एक इंसान हर वॉक ऑफ लाइफ से वो देख रहा है, वो चैनल्स देख रहा है। अब फेसबुक की लोगों को एक्सेस है, वो कहते हैं कि भाई हाँ बहुत बड़ा मीडियम हो गया है, बट आई स्टिल बिलीव कि एक टीवी चैनल की जो ऑडियंस है या उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वो उसको आप नहीं मैच कर सकते। नहीं, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, आप अवार्ड शो की बात करें या किसी चीज की बात करें कि टीवी इंडस्ट्री के लिए जो लोग ओएसटीज बनाते हैं, हाँ, ठीक है ना, उनको वो मतलब पैसे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं, लेकिन उनको उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता। जैसे मैंने कहा कि मुझे सबसे, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ज्यूरीज, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं बड़े से बड़े अवार्ड शोज में, ऑस्कर से लेके फलाने से लेके सब जगह में ज्यूरी में बैठा हूँ, और मेरा हमेशा सवाल होता है कि यार ये एक्सक्यूज मी, बट व्हाई इज दैट पर्सन, यू नो। तुम्हें मेरा पहला गाना पता है अखबार का क्या वो था? देयर वाज एन ओएसटी, आई नो तुम्हें शुजा का पहला गाना पता है क्या था? शुजा का तो वो था ना, तेरा वो प्यार था ना? हाँ, तेरा वो प्यार। मगर क्या चीज को जो सबसे ज्यादा जो उसकी वो थी, वो नवाजिशें थी ना, जिस गिव हिम ब्रेक थ्रू। हाँ, नवाजिशें। अच्छा, मैं तो कल्ट हो गया था शुजा का आफ्टर तेरा वो प्यार। वो तो अब हम हार्डकोर लवर्स जो है ना वो बात करें, शायरी बग्गा मैं तेनू समझाऊंगा कि फिल्म सॉन्ग। तो ये मीडियम्स को हम इसको बिल्कुल वो इसको कहते हैं साइडलाइन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े मीडियम्स हैं जो किसी तरीके से हमें सामने लाके पूरी दुनिया को सुना रहे होते हैं। नहीं, आई एग्री, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उस ड्रामे के या उस फिल्म के हिट फिल्मों की तो तारीख है कि गाने फिल्मों को हिट करते हैं, तो वहां वो रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जब यहाँ पे ड्रामों को गाने हिट कर रहे हैं तो मौसीकार को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता? दिस इज माय पॉइंट। बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे आता है क्या कहते हैं, एक सिस्टम है। एक सिस्टम इस तरह ऑपरेट करता है कि तुम मेरे घर पे आओ, चाय पियो, बैठो, यार क्या हाल है, ठीक है, और रात को भी आप एक दूसरे दिन टच हो, खाने पे एक जगह पे मिंगल कर रहे हो, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक रुझान तुम्हारी तरफ ज्यादा होगा कि यार ये ना राफे इतना अच्छा है यार, डेली मिलते हैं यार राफे को। फिर एक काम, राफे तुमने कोई गाना गाया, तो उससे गाना भी गाया होता है लकीली वो ऑब्वियसली, क्योंकि उस जरिए से मिल रहा है कि वो भी उसी शो बिजनेस के अंदर ही है, जब भी तो मुलाकात हो रही है। तो फिर ये कि वो जो एक फेवरिज्म है या आपको जो आपका एक झुकाव है वो उस तरफ हो जाता है। मैं देखता हूँ कि 90% मिंगल वाले लोग जो है ना वो ले जाते हैं अवार्ड। हालांकि गलत बात है कि ऑब्वियसली जिसने इतनी मेहनत की हो, जिसने इतना साल का तजुर्बा हो, दो के मुझे लगता है कि बहुत से, जैसे सजाद भाई को भी आई थिंक रिकग्नाइज किया है, अवार्ड्स ने रिकग्नाइज हर जगह पे कर रहे हैं, और वो भी अब जरा वेटरन मोड में आने के बाद। जी, और वो मुझे लगता है उनको भी वेटरन कोटे में लाके रिकग्नाइज बहुत देर के बाद जाके चीजों को हो रहा है। बट फिर आपके साथ इर्द गिर्द जी जुड़े हुए ना। आप देखो ना, अगर मेरा गाना हर जगह है और हर चीज है, मेरा कहो एक दिन BBC एशिया ने कहा था कि एशिया का सबसे बड़ा हिट है, या फला है, या एक बार कहो तुम मेरी हो, फला, तो फिर मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला? खुदा और मोहब्बत बहुत बड़ा एक गाना है, वो क्यों नहीं मिला? अब मुझे लगता है कि शायद मैं यू नो a lot of people say कि यार you don't get along with them, you don't talk to them, you have no what do you say relationship with them। मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, मे बी यू नो ये जो म्यूजिशियन है ना, they don't want it। भाई why don't they want it? They want it? Why don't, मतलब अपनी काम के मतलब कहते हैं कि उनको तो गाना बना के दे अभी देखो ना, अभी एक सिनेरियो चेंज हुआ है कि देखो ना, इंस्टाग्राम का कोई मॉडल जिसकी कोई आई थिंक 4-5 मिलियन फॉलोइंग होगी, उसकी बनिस्बत सजाद अली या मुझ जैसे सिंगर जो है ना, वो एक टफ वो है फाइट टू यू नो टू प्रूव ईच अदर। मैं एक मॉडल से क्या, मेरा कोई मौज नहीं है। तो उसको क्यों इतनी तरजीह दी जा रही है? क्योंकि आई थिंक ये सोशल मीडिया में अभी जो एक वाइब क्रिएट हुई है कि जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी फॉलोइंग्स हैं, वो आपके स्टेज पे भी नजर आ रहे हैं। अब आई सॉ दिस गाय,
उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेकर बुरा लगता है, बट दिस गाय फ्रॉम यूके जो एक कव्वाल है, उनके फतेहली भी एंड में लगता है, वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आए और वो उनको इतना कोई मतलब इतना प्रोटोकॉल, इतना सब कुछ, और गायकी क्या है, क्या हो रहा है, अगर चलो आप एक तरीके से गलत एंगल से भी आप उस पोर्ट्रे करो, बट बहुत ज्यादा लाइमलाइट दी गई ना एक चीज को, तो आप उधर बहुत ही कोई क्लासिकल सिंगर आके आई थिंक वो लाइमलाइट के ऊपर होना चाहिए। इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझसे मोमो ने कही थी, इमरान शफीक ने, 2016-17 की बात है शायद, कोई एक फेस्टिवल था जहाँ पैनल में साथ थे जी, तो उस वक्त बात हुई थी ताहिर शाह की, ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा कि यू नो कि मतलब सम पीपल थिंक ही इज अ सिंगर एंड सम पीपल से दैट यू नो ही इज अ जोक, हाँ, बट मोमो ने कहा जोक दैट इज नो लॉन्गर फनी, हाँ, कि अब आपको उसका फॉर्मूला से जो कुछ भी हो, हाँ, वो लोगों को उस पूरी चीज से, हालांकि कि मतलब जो मुझे पता है कि ही रियली इज दैट काइंड ऑफ जी, मतलब वो बिलीव करते हैं जो भी चीज कर रहे हैं उसके अंदर, बट जिन साहब की आप बात कर रहे हैं यू नो कि अब ये तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं और इस पे आप लोगों से बात करें तो वही वाली चीज़ है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन टैलेंट नहीं है लेकिन आप किसी तरह आई बॉल कैच कर सकते हैं तो बस आपने कैच कर ली। हाँ, मतलब आप गलत से गलत काम करो और बुरे से बुरा काम करो और किसी तरीके से आप पब्लिक आई में आ जाते हो, तो इसका मतलब आपका क्रेडिबिलिटी क्रेडेंशियल्स यही है कि आपने बस गलत कुछ भी करके, उल्टा सीधा करके आपने एक तरीके से लाइमलाइट ले ली है। तो वो जो इतनी मेहनत करते हैं और जो इतने सालों से एक प्रोफेशन को अपनी ईमान इबादत सब समझ के लगे होते हैं, उनके मुंह के ऊपर तमाचा तो नहीं, बट एक तरीके से बड़ा एक रिफ्लेक्शन है कि भाई सॉरी, आपसे ज्यादा ये लोग जो है ना, इनकी पजीराई ज्यादा है, आप क्योंकि कर नहीं रहे, आप का काम इतना ज्यादा वेटेड नहीं है। बट यू नो दे आर नॉट हियर टू स्टे। अब जैसे I don't care if they stay or not. But the thing is कि you know these kind of things should not be promoted in a way they are being promoted. वो ठीक है, they are doing their job अपने हिसाब से, जो भी उल्टा सीधा वो लड़का उल्टा खड़े होकर डांस कर रहा है, I don't think कि मेरा competition है लाइफ में। But yes, मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि जिस माशरे में आप talking to you कि जिस माशरे में इज्जत और एहतराम अदब फन का नहीं होता ना, या किसी भी आर्ट या किसी भी चीज का, जहां एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाए, उस किसी भी फॉर्म ऑफ लाइक इवन अ फुटबॉल प्लेयर और अ सिंगर और एन आर्टिस्ट, और जहाँ माशरे में ये खत्म हो जाए ना, वो माशरा डेड है। आई कॉल पाकिस्तान अ ग्रेवयार्ड फॉर म्यूजिशियंस, फॉर म्यूजिक, या फॉर म्यूजिक, लेट्स से म्यूजिक नहीं है ना कुछ भी, लाइक हम एक दूसरे को दिल बहलाने के लिए बातें करेंगे कि नहीं नहीं यार म्यूजिक का तो तुम्हें पता ही है ना, आपा भी करता है तो वो भी कर रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। नहीं बॉस, कुछ भी नहीं हो रहा, ये जगह नहीं है, ये लैंड, दिस लैंड हैज रियली डिसअपॉइंटेड अस इन अ वे जहां म्यूजिक नहीं हो, म्यूजिक का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। हर जगह हम जाते हैं, हम अपने फेसबुक के ऊपर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बट इन अ वे आपका जो गाना अचानक हिट हुआ है भाई, तो ये तो मेरी एक मेहनत है, उसका पीछे एक्सपीरियंस है सालों का, जो के खुद लिख भी रहा हूँ और खुद कंपोज भी कर रहा हूँ, खुद गा भी रहा हूँ, खुद चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके आगे अगर ये कोई और गा रहा होता है या किसी और ने ऐसा लिखा होता, शायद वो उसका वो नहीं बनता, इम्पैक्ट नहीं होता। नहीं, देखो ये इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने पड़ोसी देश को देखते हैं, आपको एहतराम इज्जत नजर आती है कि आपको कितना आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पे आर्टिस्ट को पता नहीं गलत इन्वर्टेड कॉमर्स में गलत समझा जाता है कि पता नहीं बैकग्राउंड गलत है, बैकग्राउंड गलत है, कि मतलब कोई भी लफ्ज आप लगा लो उसके साथ, ये जो सुनते हुए आए दो कि ये कोई डिक्शनरी का लफ्ज नहीं है जिसको उन्होंने, और मिरास तो वो भी होता है कि जो मिरास को आगे लेके जाए, बट कहने का मतलब गलत एंगल के अंदर पोर्ट्रे किया हुआ है। तो मैं जब आई वाज ग्रोइंग अप, तो मेरे अब्बा थर्सडे नाइट को ना घर में महफिलें रखते थे, तो मेरे अब्बा बताते थे कि जब वो आर्टिस्ट आते थे ना, तो बहुत से लोग साथ नहीं बैठते थे आर्टिस्ट के, क्योंकि वो समझते थे गलत है कि अरे आप इसके साथ बैठे हैं, तो एक तो नंबर वन, लेट्स से कि हमारे यहाँ इस फन को वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, लेट्स एग्री टू द फैक्ट, ठीक है। आप एक फर्ज करें, मेरे जो घर चलाने वाला है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो घर को ऑर्गेनाइज करता है, सही है, वो कहता है कि देखो चप्पल बाहर उतारना, किचन में जो है वो स्मेल नहीं आनी चाहिए, जब आप एग्जॉस्ट लगाओ, फला करो, ये करो, आप ऑर्गेनाइज करते हो। तो जब हमारे घर, इस मुल्क को जो चलाने वाले लोग भी हैं, जिनको मैं कभी कभार क्यों घसीटता हूँ, वो ये बात है कि भाई आप ही ऑर्गेनाइज करेंगे ना चीजें, मैं कहाँ तक कर लूंगा, मैं कितनी फाइट लड़ लूंगा, मैं कितना बोल लूंगा, मैं शायद अपने इलाकों तक चीजों सही कर लूं, ठीक कर लूं, कुछ चंद लाख लोगों की सोच सही कर दूं,
क्या पता मेरे बोलने से, बट ओवरऑल बड़े पिक्चर के अंदर दिस इज व्हाट यू हैव टू डिक्टेट। ये आपका सर्कुलर निकलना चाहिए कि भाई ये चीजें, ये फन, ये आर्ट्स को इतनी रिस्पेक्ट दी जाए, उनको बेनिफिट्स दी जाए, उनको वो दी जाए कि लगे कि हम इस मुल्क के अंदर एक एक बाइज्जत और एक रुतबे वाले जो है ना हमने काम किए, उनको वो फन की कम से कम वो कदर तो मिले। तो वो कदर नहीं मिलती। ऐसा म्यूजिशियन इस मुल्क में रोल रहा है, ऐसी एज ग्रुप में बेचारे, मैं पास हिस्ट्री भी उठा लें। हाँ नहीं, लेकिन पता है अहमद भाई, मुझे जो है ना एक दफ़ा कभी मेरी बिलाल मकसूद से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी मोर लेस इसी तरह की बात कही, फिर और लोगों ने भी कही। मुझे थोड़ा थोड़ा ये भी लगता है, नॉट स्पेसिफिकली टू यू और बिलाल, यू हैव योर ओन लेगेसीज एंड ब्रिलियंट लेगेसीज। वो क्या कहते हैं? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अलोंग दीज लाइंस इन सबसे बातें, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि हमारे म्यूजिशियंस ना, और मैं कैटेगोरिकली सबकी बात नहीं कर रहा भाई, मैंने एक एटीट्यूड देखा है कि यार हम म्यूजिशियन हैं तो हम म्यूज़िक बना के एक एहसान कर रहे हैं दुनिया पे, दुनिया हमें सीरियसली ले, ठीक है। आप तो जो बात कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट और रिकग्निशन की है ना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और वो इस चक्कर में हर म्यूजिशियन अपनी 4 वॉल्स में एक जिम मॉरिसन बना हुआ बैठा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है एक दूसरे से, कोई राब्ता नहीं है। तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिले कि अरे तो वो म्यूजिशियंस क्यों राब्ता करें? म्यूजिशियंस क्यों राब्ता करें? वो जिम मॉरिसन बनने दो ना, अगर उनकी वर्थ वैल्यू है तो आप कर लो। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आप भी नहीं करते हो। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो बैठे में इस सोसाइटी में, अगर उन्होंने फैसला किया है कि म्यूजिक बनेगा या बनाना है, सो दिस इज अ प्रोफेशन दे चोज, राइट, एंड दीज आर द थिंग्स दे हैड इन माइंड। मुझे कभी कभी ये लगता है, एंड अगेन ना मैं आपकी बात करूँ ना बिलाल की, बिकॉज यू हैव अ वेरी हाइपर क्रिएटिव लेगेसी ओवर द डेकेड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा से ये लगता है कभी कभी ये ना कि हमारा म्यूजिशियन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इट्स आल्सो एन एक्सक्यूज फॉर अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। नहीं, मुझे कभी कभी नहीं, वो इट फॉल्स इनटू दैट जोन इवेंचुअली हो जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजर्विंग हैं जिन्होंने, देखो ना, आज अदनान समी चला गया ना छोड़ छाड़ के, बिल्कुल चला गया। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट चले गए हैं इस मुल्क से। सुहेल राना जैसा आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन, कनाडा में जाके बसे हुए, छोड़ दिया काम करना यहाँ पे। Whether if the audience, whether they don't know or not, at one point Adnan Sami was offered Coke Studio Pakistan. Absolutely. And he refused बिल्कुल, it. I know it. You know it, right? मुझे कभी कभार वो कभी कभार लगता था कि यार बड़ा हार्श ने स्टेप लिया, बड़ा अजीब बातें करता है, बट वो सच्ची बातें करता है। इससे हम नहीं डिनाई कर सकते। मैं ये नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बोला, मैं कहा बॉस मैं मरते दम तक इस मुल्क में रह के काम करूंगा, खत्म होगी बात, पीरियड। मैं तो देखता हूँ कितनी एक्सटेंट तक यहाँ मुझे रिजेक्ट किया जाता है, कितनी एक्सटेंट तक लोग मेरे खिलाफ दीवारें खड़ी करते हैं। आई वांट टू सी इट एंड आई वांट टू फाइट दैट वॉल। मैं देखना चाहता हूँ कि होगा क्या यहाँ पे। ठीक है, अवार्ड्स में नहीं बुला रहे, कब तक नहीं बुलाओगे? मजबूर हो जाओगे बुलाने पे तुम लोग। अब देखो, मैं जब शुरू में करियर स्टार्ट किया ना, तो आई वाज बैंड ऑन लॉट ऑफ चैलेंज। व्हाई? बिकॉज आई डोंट गो देयर, because I don't go in their morning shows. Because why? पैसे लेता है। But you've been to a few morning shows. No, वो भाई देखिए, कमर टेढ़ी करनी पड़ती है कई जगहों पे। की मैं आपको अभी बोलना शुरू हुआ तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सही सच बोलूंगा कि हुआ क्या लाइफ में। पैसे मांगता है। क्यों पैसे मांगेंगे? चैनल आपको प्रमोशन दे रहा है, भाई तुम सॉफ्टवेयर हमसे भर रहे हो, दिखा हमको रहे हो, और पैसे क्यों मांगता है? क्योंकि चैनल आपको प्रमोशन दे रहा है। कोई तुक समझ में नहीं है। आप दो जो उसका बनता है, टाइम इज मनी भाई, आई एम टेकिंग आउट टाइम, दिस इज व्हाट आई टेक, आप दो उसका। और आप उसी को बेच के आप अपनी प्रमोशन, अपने एड्स वैड्स भरोगे उसी आर्टिस्ट को बेच के। बिल्कुल यही होना ना, पूरा एफपीसी। आप आतिफ को कहीं बिठा दोगे तो ऑब्वियसली आपके साथ ऐड भी लग रहे हैं। बिल्कुल, जफर को बिठा दोगे तो कहीं ऐड लगेंगे, लोग देखेंगे। तो आप क्या बेच रहे हो? जफर आतिफ बेच रहे हो, फिर एंड ऑफ द डे आप कह रहे हो यार पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो फिर ये गलत है, सोच ही गलत है आपकी। तो खैर मैंने बंद करना शुरू कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, मुझे बैंड कर दिया, इतने बड़े बड़े पैम्फलेट लगा दिए दरवाजों के बाहर कि भाई ये चलेगा ही नहीं। अच्छा, और आपके साथ मतलब बाकायदा? क्यों नहीं, ये अब मगर ये फैक्ट नहीं है। तो फिर आपके पॉडकास्ट के बाद देखते हैं कितने लोग मुझे निगेट करते हैं। आप कहते हैं कि अहमद जानजेब के गाने नहीं चलेंगे। एक बार कहो कि जमाने की बात कर रहा हूँ, एक बार कहो कि जमाने की बात कर रहे हैं। कहो एक दिन बंद था आपकी, सारे गाने जो मेरे आ रहे थे बैंड थे मेरे बहुत सारे चैनल्स के, और वो सिर्फ इसलिए बैंड थे क्योंकि आप जाके उनके पास पैसे मांगते। मैं पैसा मांगता था या फिर मैं आता नहीं था उनके प्रोग्राम्स के अंदर शुरू में। ओके, मतलब या आप सोशलाइज। मुझे लगता था कि यार ये बहुत कि ना आपका होस्ट के पास इतनी नॉलेज, ना रिसर्च उस आर्टिस्ट की, बैठा के बात कर रहे हैं आपके बाल क्यों लंबे हैं,
आपसे शादी कब कर रहे हैं, वो लड़कियों का क्या सीन है आपका, सुना है अब दाल में केचप डाल के आप खाते यार ये और मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल पाकिस्तान की नंबर 1 होस्ट ने ये सवालात किए मुझसे, जिसको मेरे अब्बा ने एक दफा लाइव कॉल किया, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खातून आज भी बड़े बोलती हैं कि मेन लाइव कॉल के ना मेरे अब्बा ने मुझे कॉल करके बोला खातून को कि आप रिसर्च तो करें, आप ये मेरे बेटे से क्या सवालात कर रही हैं। तो वो एक्चुअली अंकल मैं अभी करने ही वाली थी वो बात काट दी। तो जब आपके पास ना होश के बाद इतनी जनरल नॉलेज है म्यूजिक को लेकर, तो आपने वो उठाया हुआ क्यों है? नहीं वो तो फैज साहब की बरसी तुम जैसा आदमी ना मुझसे बात करे 2 घंटे तो मुझे मजा भी यार, दुनिया सुनने वाले भी मजा ले इस चीज का। हाँ अगर यहाँ बैठ के बोलेंगे हमने पिंक पहनी है तो आपकी कलर कॉम्प्लेक्शन जो है आज जो ऐसा क्यों हो, और इसी में बातें हो रही है कि क्या लड़कियां आपने कौन सी उम्र के अंदर आप पहली गर्लफ्रेंड थी आपकी, व्हाटएवर यार, दिस इज नॉट व्हाट आई एम हियर टू टॉक। मैंने एक सफर किया एक जगह पे, आई वाज ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, तो मैंने उस फर्क को इस तरह दिमाग में लगाया कि मैं एक बंदा मिकाल हसन, ऑफ कोर्स बंदा क्या कह रहा हूँ सॉरी यार, ब्रिलियंट म्यूजिशियन एंड आई थिंक एसेट था हमारी, था इसलिए क्योंकि अब वो नहीं है, वो शिफ्टेड समवेयर एल्स, वो भी छोड़ छाड़ गया टू कनाडा आई थिंक और यूएस। आई वाज लुकिंग एट फेसबुक, या ही इज इन कनाडा, आई थिंक ही इज इन कनाडा। मैंने उससे कोई 45 मिनट की कॉन्वर्सेशन में चीजें सीखी बात करके। वो मुझे डीबीज का बता रहा, हर्ट्ज का बता रहा, फ्रीक्वेंसीज का बता रहा, कंप्रेसर्स का बता रहा, और यही मैंने सफर एक पॉप स्टार के साथ किया जो मुझसे कह रहा है यार मैंने कल 2 लड़कियां आई थी मेरे पास, तो मैं बता रात को इतना मजा जबरदस्त यार, यू नो परसों ये हुआ था, मैं फला गया था, ये हुआ था, वो कपड़े पहने हुए थे मैंने, भाई म्यूजिक पर बात ही नहीं हो रही क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ बात करने को। नहीं अब नहीं, अब ये वाली जो चीज है ना, ये तो एक बड़ा जनरल फुकदान है, और मैं आपको एक चीज बताऊं क्यों। पाकिस्तान टेलीविजन ने फैज साहब की बरसी पे अहमद फराज की तस्वीर लगाई, देखिए जनाब सही है ना, और अलामा इकबाल और मेरे ख्याल से ARY ने भी और PTV ने भी। ARY का तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि उनका मॉर्निंग शो था और उन्होंने किसी रैंडम इकबाल का शेर पढ़ दिया था, 9 नंबर अलामा इकबाल की। तौबा नहीं, ये तो बहुत बड़े ब्लूपर्स हैं, मैं तो आपको बता नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक दफा मेरी बात हुई, पता नहीं किस शायर के बारे में, डॉक्टर आरफा सैयदा जहरा से, कि आप जॉन भाई थे किसके बारे में, क्या आप ऐसे शायर को क्या कहती हैं, ये तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा जो अहद जितना बड़ा है ना उसका आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा होगा। और उस वक्त ये फैजाबाद धरने वरने चल रहे थे, तो कही थी अब आप देखें जहाँ पे मतलब लोग गलियों पे निकल के जोर जोर से गालियां दे सकते हैं और वो गालियां ट्रेंड हो सकती हैं, तो अब आप समझने की कोशिश करें कि उस समाज की। मैं तो एक और बात बताऊं, अभी तो हम हराम हलाल से बाहर नहीं आए हुए कि ये भाई ये क्या है इतना बड़ा। अच्छा अभी तक है? ओहो, म्यूजिक के साथ इतना डर लगता है कि क्या बात हो गई, क्या कह दिया, क्यों उस तरह बैठा है, क्या देख लिया। अभी मैं आपको बताऊं ना, यहाँ लोग अभी भी वो सोच के साथ है और मेजॉरिटी में है कि टांगे खींचनी है। ये क्यों बन रहा है, ये क्यों बन गया है स्टार? तो स्टार के अंदर कीड़े, मैं देखता हूँ ना लड़ाइयां बिला वजह की हो रही होती हैं चैट्स के ऊपर आपस में कि यार वो अहमद ने ये बात कह दी तो ये तो फला है, गलत है, तो यूं है, तो ये तो म्यूजिक से हराम हो गया, तो ये म्यूजिक का ये हो गया, वो हो गया। भाई तुमसे ज्यादा मुसलमान मैं हूँ, जितना अल्लाह में अकीदत मैं रखने वालों कोई भी नहीं होगा। नहीं वैसे पता है ये पेटीनेस तो है, और मैं आपको बात गलत है। देखिए ना, मैं आपको ये देखिए, आप बॉलीवुड की बात करें, आप हॉलीवुड की बात करें, सब जगह होते हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म होती है हर जगह, बट ऑल आर कंस्ट्रक्टिव इन द एंड। वो पॉजिटिविटी की तरफ होती है कि यार इसको वेट लूज। अहमद भाई थोड़ा सा शायद ये भी है कि इंडस्ट्री छोटी है तो पूल जो है काम का वो छोटा है, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों से भी मिला हूं कि उन्होंने मेरे 4 साल पुराने फेसबुक स्टेटसेस और किसी के स्टेटसेस पे लाइक्स के स्क्रीनशॉट लिए हुए थे, और उन्होंने आके मुझसे कहा ये आपने क्यों किया था। और मैंने उनसे कहा आपको पता है मेरे 2000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, सही है, और मैं एक नोबडी हूँ, आप मुझे इतनी इज्जत क्यों बख्श रहे हैं? Why am I here in your mind? I shouldn't be in your mind. तो वो अब मुझे नहीं पता कि वो इनसिक्योरिटी ये हलाल हराम की वजह से आ रही। अच्छा मुझे लगता था कि we have moved past हलाल हराम। नहीं, it pops out every odd freaking months, years में निकल आता है, and then there are so many people backing it up, and because they have nothing else to do, जिंदगी में और कुछ है नहीं कि यार ये क्यों अच्छा दिख रहा है, कि क्यों उसने इतना अच्छा गाना दिया। लगता है कि गलत तरीके से ये लोग गलत एंगल से आते हैं, यू नो, किसी की फेम की तरफ या किसी की कैरेक्टर की तरफ गलत एंगल से आते हैं। ये एंगल मैं फिर बता रहा हूँ, फिर आप इसको अगर जूम आउट करो ना, फिर आ जाती है इज्जत एहतराम। माशरे के अंदर ये दिया ही नहीं गया हमें,
ये सिखाया ही नहीं गया। दो के अगर तो आपके कोई बड़े आ जाएंगे बुजुर्ग, तो क्या पता मैं इज्जत में उनके घुटने को हाथ लगा लूं, क्या पता। मन में इज्जत एहतराम उतनी दूंगा जिसकी जो है। आप कहोगे यार घुटने को, ये तो कल्चर ही नहीं हमारा। नहीं, लेकिन अहमद भाई आपका तो झुकने का, देखो झुकने का अमल खुदा की जो एक आजी है ना, आजी है, झुकाओ तो आजी है ना। तो आपने इसको ये कर दिया कि यार ये आपने नौजुबिल्ला आपने उसको रुतबा किसी और चीज से मिलवा दिया। आपने कहा कि झुकाए तो इसका मतलब आपने सर इसके आगे झुका दिया। नहीं, लेकिन भाई अहमद भाई ये भी तो मसला है ना। मुझे याद है मैं नापा में था, 2012-13 की बात है, किसी कवरेज के लिए गया था और एक बड़े उस्ताद उनके गार्डन में बैठे हुए थे, बीच गार्डन में, और मैं पार्किंग के शुरू में खड़ा हूँ। अब आपने देखा कितना बड़ा है नापा, गार्डन के उस तरफ और पार्किंग राइट पे, और एक लड़के से मिला और उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा, कहते हैं वो उस्ताद जी बैठे, मैंने जाके पैर नहीं छुए ना तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अब ये वाला भी तो एक टॉक्सिक कल्चर है ना, कि अगर एक बच्चा वहाँ पे सुट्टा मार रहा है या मुझसे बात कर रहा है, वाई उसके पैर क्यों ये हो रहे हैं कि मुझे वहाँ जाके, तो उसमें तो असातिज़ा का अपना भी एक नहीं। तो तुम इसको गलत क्यों समझ रहे हो कि अगर वो इज्जत में एहतराम में अगर उसको डर है? नहीं, देखें एहतराम जो है ना, या आजिज़ी या एहतराम में वो सिगरेट नहीं पी रहा, ऑन की जाए, नहीं सिगरेट की बात नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं मैं जब तक उनके पैर छू के नहीं आऊंगा वो माइंड कर जाएंगे, वो ये नहीं कह रहा। चलो तुम इसको इस एंगल से देख लो, मैं देखो मैं एहतराम अपनी जगह। देखो मेरा उस्ताद अगर कहीं आ जाए ना कमरे में और मैं कहीं बैठा हूँ तो मैं नहीं बैठ सकता। नहीं, लेकिन अगर उस उस्ताद ने आपकी, मैं नीचे बैठा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस्ताद अगर आपके लिए मोहतरम होगा ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट ऑन करेंगे, आप उससे डर से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, मैं इस चीज की बात कर तो ये कैसे आप फीड करोगे? देखो ना, अगर उस्ताद हमें सिखाता है, या ये देखो ये घर से सिखाई जाती है सब चीजें, इज्जत एहतराम आपकी शुरू में जैसे आप उससे निकलते हो ना, पनपते हो बाहर, तो आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि देखो ऐसे नहीं बैठना, टांग सीधी रख के बैठो, ये वो आए तो जरा उठ जाना, बैठ जाना, फला तमीज से बात करना, कोई थूक ना निकले, ये ना करे वो। ये चीजें आपको बचपन में सिखाई जाती हैं और फिर यही चीजें आपकी पार्ट ऑफ लिविंग के अंदर आ जाती हैं। अब ये कि डर क्या है, फला क्या है, ये बहुत बारीक सी बात है, तुमने की है, मैं इसको अच्छा भी समझूं, शायद मैं इसको बुरा भी समझूं, मगर मुझे इसके अंदर कोई बुराई नहीं लग रही कि उसने उस्ताद को अगर किसी दुनिया के उसके एक जगह के कोने में भी देख लिया हो और उसकी हवा यहाँ खराब हो रही हो कि भाई वो मैंने उसके पाँव को नहीं या घुटनों को हाथ नहीं लगाया मैंने, तो इसमें आई डोंट माइंड कि चलो उसने एहतराम में नहीं किया। आई थिंक वो वही वाली चीज है, व्हाट साइड यू लुक एट वाली चीज है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपको किसी उस्ताद से इतना डरना नहीं चाहिए, उसका एहतराम इतना करना चाहिए कि आप डरो नहीं, एहतराम। वो गुरुकुल वाली बात हो जाएगी, वो अमिताभ वाला कैरेक्टर याद आ जाता है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं रईस खान साहब का सिखाने का तरीका क्या था। आप उनके शागिर्द, मैंने देखा उनकी औलादों को, वो उनके आबा अजदाद में जो वो हमें बताते थे कि बाल बांध देते थे ऊपर सीलिंग से कि वो झोंके से नीचे ना जाए, पोस्चर उसका यही रहे, और पीछे कमर के ऊपर कील लगा के लकड़ी के साथ बैठाना, कील ना लग जाए ना पीछे, तो वो पोस्चर बनाने के लिए, और वो ऊँगे नहीं तो बाल ऊपर बांध दिए उसने। तो ये आपको यार ये तो कितना जुल्म है बच्चे के साथ, टॉर्चर। हाँ नहीं भाई, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। मैं बचपन में कमरे में शीशे लगा के, मेरे अब्बा, मैं जो आंख खोली मैंने कहा ये शीशे क्यों लग गया मेरे कमरे में, तो कहना कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मुझे लगता था यार ये क्या गोविंदा टाइप की अजीब कमरा बना दिया, नहीं वो डांस करते हैं आप हर जगह देख रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा तुम रियाज किया करो यहाँ बैठ के ना इसी कमरे में। तो फिर पता चला कि वो मुंह बनाने से क्या शक्ल खराब ना हो गाते हुए, तो वो शीशे लगा दिए थे कि तुम अपने आप को देखते रहो जब भी तुम गाओ। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो दीज आर ऑल टेक्निकल चीजें हैं। आप हाउ यू ब्रिंगिंग अप चाइल्ड, यू नो, और यू थिंक इफ इट्स ही इज गोना बी अ प्रोडिजी इन लाइफ, तो फिर ही हैज टू गो थ्रू सम स्ट्रगल्स इन डिफिकल्ट टाइम्स। कि वही जो आपकी बूट कैंप होता है ना, इज व्हाट अ बूट कैंप शुड बी। बट यू डू बिलीव दैट यू नो कि तहजीब का ब्रिंगिंग का इज अ मेजर रोल, बहुत बड़ा आगे ले जाने के लिए, बहुत बड़ा। आप अगर हर शोबे में आप इज्जत एहतराम नहीं, अब अनवर साहब कहीं जाते हैं तो मैं, अनवर साहब अगर ऊपर बैठे हैं तो मैं नीचे बैठा हूँ, तो फला है तो वो कहीं जा रहे हैं तो मैं कहा नहीं भाई ये पहले घुसेंगे तो मैं जाऊंगा इनके पीछे। यही इज्जत एहतराम जूम आउट सबको करनी चाहिए, वाई किसी के लिए भी जिसने कुछ भी लाइफ के अचीवमेंट्स की हो, उसने मेहनत की हो, उसका वो दर्जा हो, वो रुतबा हो, वो आप दोगे तो आगे ही कंटिन्यू करेगी, फिर आप भी करोगे, फिर वो भी करेगा, फिर वो भी करेगा। जब आप बोलोगे यार मिरासी साइड में बैठा दे इसको, तो तुम भी जब कोई आएगा तो तुम साइड में बैठाओगे ना मुझे। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये,
कुछ मेरे फॉलोअर्स में भी ऐसे लोग हैं ना जिनको मुझसे शिकवा रहता है कि आप म्यूज़िक को इतने पेडिस्टल पे क्यों चढ़ाते हैं, उन्होंने माशरे ने क्या दिया। आज एक म्यूजिशियन आपको बैठ के एहतराम और तहजीब भी सिखा रहा है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नहीं, मैं सिखा नहीं रहा, ये मेरा एंगल है लाइफ का जो मैंने देखा है। एसोसिएट आपसे ये नहीं करते ना, लोग जो आप करते हैं उसे तहजीब नहीं समझते। नहीं, तो ये आपका मसला है ना कि आप समझे ना समझे। मेरी जो बात कहने का मतलब है वो यही है कि आप ना समझो इस बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप सफर करोगे। मैं ये कह रहा हूं तहजीब आपको एक म्यूजिशियन से भी मिलती यार, है। मुझे राफे मुझे बताओ, मेरी कोई तकरीबन 40 साल की हिस्ट्री हो गई है। हाँ। इस 40 साल में क्या हुआ है इस मुल्क में, क्या चेंजेस आ गई हैं? क्या कोई म्यूजिक में कोई वाह हो गया इफेक्ट? कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो वही देखता आ रहा हूँ, और मैं इसी तरह ही आगे मेरे ख्याल से अदर 30 इयर्स और गालूंगा। नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं अभी आई वाज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम तेरा मेरा प्यार है अमर। हाँ। जो आपका ओएसटी, क्योंकि देखो मैं फिर एक बात प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में बहुत सारे ऐसे नाम भी आते हैं, एंड ऑफ द डे हम कहते हैं इसका लेना देना ही नहीं है इससे। हाँ। क्यों दिया गया? तो समझ में आता है पर्ची है भाई। हाँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पूरा भाई देखो, इन जगहों से पर्चियां कट कर दो खुद ही। चीजों को मेरिट के ऊपर लेना शुरू करो। खुद ही माशरे में एक वो आ जाएगा, नहीं यार अब जिसको मिल रहा है ना डिजर्विंग है, ये फना डिजर्विंग है। जब एवरीबडी कैन जस्ट वॉक टू दैट प्रेस्टिजियस, आपने उसका लेवल ही गिरा दिया। नहीं, लेकिन अब वो चीज सुनो, अब वो चीज आपदा परवीन ले ली, तो मुझे आपदा परवीन के अवार्ड लेने पे खुलबुली हो रही है कि यार उनको क्यों मिल गया, अगर उसको भी मिल गया तो उसको भी मिल गया, इनको तो नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि आर्टिस्ट जनरल नहीं बात कर रहा, म्यूजिशियंस खुद जो हैं वो खुद बड़े बिफरे में कि मुझे ये पता है ना कि अगर कराची किसी म्यूजिशियन को मिल जाएगा, अरे बाबा क्यों बिफरे हैं बताओ ना, इसका सवाल का जवाब दो। तुम कह रहे हो वो, ये देखो तीसरी बार तुमने बात की है कि वो, हाँ तो क्यों बिफरे? क्योंकि उनको नई स्पेस ही नहीं मिल रहा, उनको वो जो होना चाहिए ना कि एक चीज उनको मधु करे उस अपनी तरफ या अट्रैक्ट करे। हाँ। ये ग्राउंड्स ही नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिशियन। तो नहीं कभी खुद इंटेंट शो किया आर्टिस्ट ने कि चले हम अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के। हाँ। सही है, मैं आपको ये तक बताऊं, आमिर ज़की का इंतकाल हुआ, आपको भी बिला वजह एक चीज में खींचा गया। उसके बाद रिमेंबर हदीका के आनी अली हैदर एंड यू नो एंड आई वाज राइटिंग दैट नाइट व्हेन यू नो आमिर ज़की पास्ड अवे। द मोमेंट उनकी इंतकाल की खबर जाती है उसके ऊपर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए ऑफ लाहौर बेस्ड म्यूजिशियंस एंड डिफरेंट सिटीज बेस्ड म्यूजिक। मैं लाहौर वालों को डिमोनाइज नहीं कर रहा कि भाई अगर ये लाहौर में होते तो ऐसा नहीं होता, अगर ये उसमें नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसने कोई बात गलत की, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो एक डिवाइड है वो इतना स्ट्रांग है, इतना डीप रूटेड है कि उस चीज़ में आपको एक लॉस ऑफ लाइफ नज़र नहीं आता। आपको ये नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ वहाँ होता तो ये होता। और ऑब्वियसली यहाँ के लोगों को भी शायद, और मैं सिर्फ लाहौर कराची में जनरल डिवाइड की, वो तो दो बड़े शहर है। लाहौर कराची का एक टसल है आपस में चलती। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी तो वो है ना कि मतलब बिफोर वी गो ऑन टू योर म्यूजिक आफ्टर दिस, हम ये भी तो कैसे मानना हमें पड़ेगा ना कि वो खुद भी मुनज़्ज़म नहीं है आर्टिस्ट सारे। कि अगर एक जगह, मुझे याद है मैं इंग्लैंड में था, मुझे एक प्रोफेसर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जरदारी साहब हुकूमत में थे और उस दिन कुछ शायद लम्स के बच्चे उनके पास गए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने लम्स का नाम लिया, उन्होंने कहा कि आप इस लक्ष्मी चौक को भगत सिंह चौक का नाम क्यों नहीं दे देते। तो उन्होंने कहा कि इफ़ इनफ पीपल आस्क फॉर इट आई विल डू इट। ठीक सही है ना? तो आई होप, क्योंकि अभी आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल्स, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अचानक। बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल्स कहाँ आ रहे हैं? नहीं, अब ये जो आ रहे हैं जो लोगों को बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, कोई अरे यार ये आटे में नमक है, दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी। ये बहुत बड़े लेवल का नहीं, ये तो उसी तरह हो गया जैसे कोक स्टूडियो आपने प्रोड्यूस किया था कि ये आपका फखर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ पोस्ट पसूड़ी दुनिया ने पाकिस्तानी म्यूजिक के नंबर्स देखना शुरू कर दिए। तो अब हर कोई इज कमिंग टू द बिजनेस ऑफ म्यूजिक। आप मुझे बताएं पिछले कुछ दिनों में आपको किसी पोस्ट पसूड़ी देखो, ये पसूड़ी जो है या ये तेरा मेरा प्यार जो है या दिल दिल पाकिस्तान जो है, ये हर 10-12 साल 15 साल में कोई लेवल से ऊपर गेम आ जाता है। हाँ। बहुत लेवल से ऊपर आता है, वो पूरी दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है। हाँ। शायद मैंने जिस जमाने एक बार को किया, वो शायद अगर सोशल मीडिया होता तो वो बहुत बड़ा तूफान मचा चुका होता। हाँ। बट उस वक्त नहीं था, बट वो अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसने बहुत बड़ा काम किया है। एक बात कहता हूँ। हाँ। उसके बाद आंखों के सागर या फना या फना चलती आ रही चीजें, ये तो सोशल है जिसने बहुत ज्यादा आके चीजों को लाइमलाइट में ले आया और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया चीजों को। बट ये वही दौर चल रहा है रिपीटेशन में कि भाई यार 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई ना कोई एक चीज ट्रेंड सेट करती है, वो अपना ट्रेंड सेट करेगी, मगर शेल्फ लाइफ देखो अब कहाँ है।
ये शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीने की शेल्फ लाइफ है। हाँ। ये होनी चाहिए थी 60 साल की शेल्फ लाइफ। नहीं, लेकिन उसमें तो टेक्नोलॉजी का भी रोल है ना, कि इतना ज्यादा म्यूजिक, इतनी ज्यादा मल्टीपल चैनल से लोगों को मिल रहा है। हाँ। कि अगर मुझे ये पता है ना कि अभी तेरा मेरा है प्यार अमर जो आपका गाना है, ठीक है, अगर वो गाना अभी हिट है और अगर आप 2 महीने में एक और गाना नहीं निकालते तो आप उसके मोमेंटम पे लोग भूल जाएंगे। हाँ। लोग एक नई चीज के पीछे मैं तो चले भूलना दूंगा अब लोगों को, मैं कहूंगा भूलो, अब 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने कहूंगा भूल जाओ इस गाने नहीं देखिए, क्योंकि देखिए मैं इसके अंदर आई एम नॉट गोना फॉल फॉर दिस ट्रैप कि ये एक आप बात सही कर रहे हो कि यार एक आर्टिस्ट है उस मोमेंटम में रहे, हर 3 महीने के बाद कोई वीडियो डाले, कोई गाना करता रहे, ये वो करता रहे। भाई मैं अपने सोलो आर्टिस्ट हैज गॉन, आप कहीं नहीं है, आप वो बाबा ओएसटी अहमद जान जेब है। बाबा ओएसटी मैं बकार भाई को कहता था, लेकिन अब आपको भी बाबा मैं आई एक्सेप्ट दिस क्राउड ऑल्सो। चलो एक क्राउड तो ये वाला भी ले लिया मैंने, मगर मैं फिर बात करता हूँ कि मैं जो ना अपने आप को स्टार इन माय ओन वर्ल्ड नहीं समझता, बट मैं ये समझता हूँ कि यार मैंने कुछ जिंदगी में अच्छे काम किए तो मुझे उसका सिला मिलना चाहिए, चाहे ऐसे मिले चाहे वैसा मिले, मिलता रहे। क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ कि मैं चीजें करेक्ट करता रहूं अब, या मैं आपको आके बोलूं कि यार देखो यार सिस्टम की ये खराबी है तो वो खराबी है। मैं तो कहता हूँ ये भी फजूल है इतना टाइम बर्बाद करना, क्योंकि ये जिस दिन होगा ना उस दिन हो जाएगा, ये सब चीजें सिस्टम में बैठना शुरू कर देंगी। हमारा काम जितना है वो हम कर रहे हैं, तुमने आ जाए बैठे बात की 1 घंटे में जितना बोल सकता हूँ दिल में जितनी बड़ा से निकाल दूंगा। ये जहां जहां तक पहुंचे, क्या पता किसी सही बंदे के पास पहुंच जाए, सिस्टम सही करना शुरू कर दे, ठीक है, नहीं है मरना मैं अपने मोमेंटम में काम करते रहूंगा। अहमद जान ज़ेब पिछले अगर 6 साल में 6 गाने देता और 6 के 6 गाने हिट हो जाते तो अहमद जान ज़ेब आज कहाँ होता, या आज 10 साल के बाद एक गाना मैंने दे दिया हिट तो मैं आज कहाँ हूं। अब ये इसको जरा इवैल्यूएट करना है। देखिए ये मेरी प्रमोशन है कि जो आज मैं अचानक से हर जगह फिर बोला जा रहा हूँ, बात की जा रहा हूँ, उसके पीछे एक सिंसियर मेहनत है, एक बहुत बड़ी पीछे स्ट्रगल है, एक सफर है पूरा कुछ। मेरे वालिद तो अभी इस फ्रेम में आ ही नहीं रहे, बट बहुत बड़ा किरदार है, सब कुछ हो रहा है। आप ये देखो कि मैं कहता हूं कि आपको नजर आ गया, यू स्पॉटेड अ स्टार इन दिस पर्सन, ग्रूम करना शुरू कर दो, इसको बनाना शुरू कर दो, उसको बिला वजह प्रोडक्ट्स में लेकर आओ, चीजों में लेकर आओ, फना करो। ये जो ग्रास रूट से ग्रूमिंग है ना, ये लैकिंग है हमारे यहाँ। ये आर्टिस्ट प्रूफ कर करके नहीं, आर्टिस्ट ही प्रूफ करेगा, नहीं आर्टिस्ट ही लाएगा गाने। भाई मेरा नहीं गुजारा हो रहा है उसके ऊपर, तो मैं कोई जिंगल बनाना शुरू कर दूंगा ना जिंदगी में, मैं कोई और काम करना शुरू कर दूंगा, मेरी शायद एनजीओ बनाना शुरू कर दूंगा, यार म्यूजिक नहीं चल रहा तो मैं कोई एनजीओ बना के उसमें लगना शुरू हो जाऊंगा कि यार म्यूजिक से नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि म्यूजिक के ऊपर इतनी बार और बैरियर्स और इतना कुछ थोप दिया है, उसको दबा दिया है, कंप्रेस कर दिया है। आर्टिस्ट के साथ भी हमारी ये इंडस्ट्री क्यों नहीं फ्लरिश करी इन फिल्म इंडस्ट्री, वो यही है कि यार ले देखे अब वो एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कॉमिक मूवी हिट है तो बस कॉमिक की चीजें चली जा रही हैं। आपके पिछले पॉइंट पे जाऊंगे, लेकिन बात तो इसमें ये भी है ना कि फिर आप मुझे ये बताएं कि आपको अगर आपने जो म्यूजिक की आप बात कर रहे थे कि आपका जो सोलो म्यूजिक है, मैंने कहा पिछले 10 साल में आपने कोई म्यूजिक नहीं किया सोलो म्यूजिक, मतलब जो कोक स्टूडियो में आए कर लिया या वैसे कर लिया, कोई कश्मीर के उस पे बीट्स पे आ गए। एल्बम की बात कर रहे हो तुम? एल्बम की सोलो कौन करता है म्यूजिक? नहीं मतलब एल्बम ही होती है, एल्बम की बात, एल्बम ही होती है, एल्बम नहीं, हाँ एक एल्बम ही होती है। हमने आपकी कोई एल्बम नहीं देखी, ठीक है, ओएसटीज आ रहे हैं, कुछ आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कुछ आप गा भी रहे हैं, कुछ आपकी टीम बना रही है, आई एम श्योर यू नो यू हैव योर ओन सेटअप जिसमें लोग आपको हेल्प करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब यू आर ओनली मेकिंग म्यूजिक फॉर द मार्केट? हाँ, कि क्या आप बस मार्केट के लिए बना रहे हैं कि अच्छा ओएसटी है चल रहा है? क्योंकि हमने जिस अहमद जान ज़ेब को देखा ये गाना मैंने मार्केट के लिए नहीं बनाया था भाई, ये तो मार्केट के लिए हो गया है ना। कहने का मतलब क्या पता मार्केट में इस काम की अभी वैक्यूम हो, या लोग इतना कुछ सुन सुन के अभी जो पिछले 6 महीने में साल भर में बहुत अलग जॉनराज आ गए, रैप आ गया है, बहुत ज्यादा फना आ गया है, ये आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो कि कोक स्टूडियो से भी चलती आ रही हैं, कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स ने प्रमोट किया है इनको, क्योंकि आई बिलीव कि हर जॉनरा हमारे पास, हर जॉनरा में लोग होने चाहिए। अगर वो रॉक है तो रॉक में भी हमारे पास 10-15 सिंगर्स होने चाहिए, रैप के सिंगर्स होने चाहिए। आई बिलीव दैट कि आई थॉरली एंजॉयड लॉट ऑफ रैप सॉन्ग्स, बट कहने का मतलब क्या पता ऑडियंस को ये अभी फिलहाल उससे ब्रेक लेने के लिए फिर आ गया गाना। लेकिन आखिर में ना, मतलब देखिए मैं पर्सनल फैन बॉय की तरह मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, परस्तिश, लौट आओ, खाकी बंदा, ठीक है, मैं थोड़ा सा उस वाले अहमद जान ज़ेब का फैन हूँ। ये तेरा मेरा है प्यार नहीं होता बर्दाश्त, सच बता रहा हूँ, मेरे हस्बैंड की चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कोई
कुछ वो वाला काम भी करें थोड़ा हमारे लिए, अच्छा, कुछ इनायत करें अब वो वाला काम के लिए ना देखो, we close this, हाँ, हाँ वो वाले काम के लिए ना बैकिंग बहुत जरूरी है आपको ना। अब क्या है, फाइनेंसेस ही बोलते हैं आजकल, हाँ क्योंकि देखो या तो मैं अकूस्टिक गिटार्स के ऊपर कोई बहुत ही क्रेजी वाइल्ड सी मेलोडी बना के बाहर डाल रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो सिर्फ आप सुन रहे हो और आप कह रहे हो कि यार ये अहमद जाज़ेब एक्चुअली, और मासेस पूछ नहीं रही है उस गाने को। ओके, ये देखो इसको घुमा दो, जो तुमने अभी बात की ना कि ये हमारा, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी, है मेरी आपकी कप ऑफ टी नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तेरा मेरा प्यार इज नॉट माय कप ऑफ टी आल्सो, बट ये क्या कहने का मतलब, यही चीज है भाई, यही रियलिटी है, यही वो चीज है जो आप कहते हैं दिल दिल पाकिस्तान है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान को अगर आप मेलोडिकली ब्रेक डाउन करो तो वो बहुत ही सिंपल लाइंस के ऊपर बनी हुई है। 400 सुर में 8 सुर में गाना बन गया। फराज अहमद ने एक दफा कहा था, पाकिस्तान के सारे हिट गाने आदत से लेके दिल दिल पाकिस्तान और पुरानी जीन्स 2 का उठ के गाने। समझ में आया मेरी बात? ये चीजें देखो, तुम कहते हो कि अब आपने प्रोजेक्शन करनी है ना, खाकी बंदा इतने बड़े लेवल के ऊपर आ रहा है ना, तो खाकी बंदा सुनाई दे रहा है तुम्हें कि खाकी बंदे को, जब खाकी बंदा ऐसी थोड़ी एक रात में बन गया, वो उसके पीछे माइंड फ्रेम था कि नहीं यार हम सूफीज़म लेकर चल रहे हैं, तो ये सूफीज़म पूरा सब्जेक्ट होगा इस सीजन का। बिलाल का, फैसल का मेरे ऊपर भरोसा करना, एज ए सिंगर लड़ रहे हैं, फला कर रहे हैं, शफकत को मेरे साथ पेयरिंग कराना या उमैर जसवाल की मेरे साथ पेयरिंग होना, इस प्रॉपर एक माइंड स्टॉर्म पीछे चल रहा है दिमाग का ना, और वो फिर चीज सामने आती है। क्योंकि खाकी बंदा है, कैन नॉट प्रोड्यूस यू नो इन माय रूम बैठे हैं तो मैंने खाकी बंदा बना दिया। वो एक पूरा एक वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट होता है। लेट्स से प्रोजेक्ट है ये। हाँ, मतलब अगर कोई पैसे लगाए और आपको कोई प्रोजेक्ट हो ना, टेम्पलेट ना दे, हाँ, तो आप हमारे टाइप का भी काम कर लेंगे। मैं वो देखो, वो काम इज इनसाइड मी। अल्लाह अकबर भी, जो ये सारी मेलोडीज हैं, ये शुजा के सबके अंदर। अब शुजा आजकल अगर कोई काम कर रहा है जो तुम कह रहे हो दिस नॉट योर कप ऑफ टी, तो समझ जाना कि ये अभी अपनी चीजें अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा था। हम लोग का जो ये जो झलक है ना चीजों की, कि हर 3 साल के बाद कोई ग्रैंड हिट हो जाते हैं चीजों को, वो और मजबूत करता है एंड मेक्स अस मोर प्रोफेशनली साउंड इन अ वे कि नहीं यार, डोंट टेस्ट मैच का प्लेयर है, T20 वाला ये नहीं करना, डोंट इनको तो कम से कम उस फ्रेम में ना रखना कि कहाँ है क्या है। लेट अस डू आवर थिंग्स एंड at least we contributing. If India is 100% behind it right now and watching us and singing our songs and and दुनिया is doing the same, exactly. तो फिर ये क्या, there's a lot of potential in Pakistan, बस वो के टैप होना, चीज़ों के सिस्टम में ऑर्डर में आना ज़रूरी है, और हमें इस तरह बोलना, तुम जैसे लोगों को इस तरह सवाल करना ज़रूरी है कि बिल्कुल जाके ना क्रंच चीज़ों को आप देखो कि यार कहाँ से खराबी आ रही है, क्या है, क्या हमारा काम है बोलना, जहाँ तक पहुँचे आवाज़ हमारी, क्या पता कुछ सही हो जाए। अच्छा अहमद भाई, जब म्यूज़िक की बात होती है, ख़ास तौर पे फिल्म म्यूज़िक की बात होती है, तो आई ऑलवेज गो बैक टू खुदा के लिए। मतलब ना ही शोएब साहब ने फिल्म मेकिंग में एक नई बुनियाद रखी, बट उन्होंने ये देखा कि जो पॉप म्यूज़िक करने वाले, इंडी म्यूज़िक करने वाले उस ज़माने का, मतलब मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूज़िक ना करने वाले जो लोग हैं, आप हो गए, शुजा हो गए, उन लोगों से म्यूज़िक करवाया जाए तो इट कैन डू वंडर्स। और मुझे तो मतलब बहुत, चाहे वो बंदिया हो, चाहे वो जेनी जेनी हो, चाहे आपने और शुजा ने जो साथ उसके गाने किए, और फिर आपकी इनक्रेडिबल रेंडिशन ऑफ तिलक कमोद, मतलब बहुत से लोग तो एक ऐसे तक समझते रहे कि शायद ये एक गाना है और फिर बाद में लोग, और एंड अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड आउट तिलक कमोद थ्रू दैट कि भाई ये भी कोई चीज़ है कि राग है, ये किसकी वो है, रिप्रेजेंटेशन है उसकी ये। सो हाउ वाज इट वर्किंग विद शोएब मंसूर? ये एक चीज में हमेशा इंस्टीट्यूट है बॉस, इट्स लाइक यू गो एंड स्टडी सम प्लेस, इट्स लाइक you learn a lot, he knows so many, what do you say, aspects of music, जो उन्होंने खुद over the years खुद समझा है, like my father used to tell me कि ये इनकी जो बैकग्राउंड जो चलता हुआ आ रहा है, जो उन्होंने समझ लो कि नूरजहां के ज़माने से या उससे बैक से, तो शोएब साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत सारी चीज़ों में। शायद उन्होंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके, उनको तो खैर जब मेरे पास जब उनका आना हुआ तो उस वक्त तक तो शोएब साहब वो द विजिट फॉर एवरीबडी। और जब उनके साथ हमने बैठ के काम किया तो नज़र आया कि यार उनको तो क्या कहते हैं, बातों की नोक झपक भी, हर चीज़, सुरों का उतार चढ़ाव, कौन सा सुर मेजर अच्छा लग रहा है, माइनर अच्छा लगेगा, मतलब he was a music director there when I was there with him। मेरे घर पे ही ठहरे थे 6-7 दिन मेरे साथ थे,
और वो पूरा सुबह से लेकर रात तक का एक बूट कैंप होता था कि खाना क्या है और गाना क्या है। तो वो सब चीज़ें बताते थे कि क्यों इतना नहीं खाओ, क्यों इस तरह रात को कौन सी रोटी लेनी है, कितनी रोटी लेनी है। तो वो लोग ऐसे हैं अब? नहीं है, सच बताऊं वो है नहीं, क्योंकि सीरियसनेस खत्म हो चुकी है, प्योरिटी खत्म है। फिर वही आ जाएगा इज्जत एहतराम वाली बात जिस मास्टर से चली गई है, उस जमाने में था। मुझे आबदा परवीन का मुझे पता है कि वो तो कहती है बाकायदा हमें तो उर्दू बोलना भी नहीं आती थी। बाकायदा हमारे पास लिटरेरी क्रिटिक्स बैठते थे, मतलब पीटीवी उनको ऑन बोर्ड लेता था, बड़े बड़े शायरों को इनको आप अदायगी सिखाएं, क्योंकि उन्हें तो दरगाहों पे गा के ना शी इवॉल्व। बट एट द सेम टाइम मैं जब शोएब मंसूर का कैरियर देखता हूँ, आई ऑलवेज गो बैक टू वाइटल साइंस। और मुझे लगता है वाइटल साइंस में जितनी इनक्रेडिबल लिरिक राइटिंग हुई है, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने उसके लिए लिख दे, मतलब आप कोई एक भी गाना सुने। उस दिन मैं भी एहसन से बात कर रहा था, चाहे वो मुसाफिर हो, चाहे नाराज तुम हो, या कोई और हो, दिस ब्यूटी टू इट। और मेरे ख्याल से उसमें जितना शोएब मंसूर का रोल है, एट द सेम टाइम वो जुनैद भाई का एक वोकल टेक्सचर जो एक बड़ा बिटर स्वीट, मतलब आपको शहद भी लगता था कभी कभी, आपको वो उसके अंदर एक बड़ी सावर फीलिंग भी आती थी। सो कभी आपकी जुनैद भाई से, जुनैद जमशेद से इंटरेक्शन हुई? बिल्कुल जुनैद भाई से भी, मगर इससे साथ साथ मैं शोएब साहब की बात करूंगा। देखिए ना, क्विंसी जोन्स वाज फॉर माइकल जैक्सन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मैं सब बहुत सारे नाम नहीं ले पा रहा, बट ये कि देयर आर प्रोड्यूसर्स हु मेक एन आर्टिस्ट, उसको प्रोड्यूस करते हैं, या देयर इज अ फादर फिगर या कोई इस तरह का होता है जो सारा कुछ सुपरवाइज कर रहा होता है। ये तो अब हम जिस जमाने में आ गए हैं, गाने मैं बना भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, फना भी कर रहा हूँ, सब कुछ चैनल पे एयर भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये बदकिस्मती है। हम लोग को एक शेड में होना चाहिए, साथ में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए होने चाहिए, और जैसे टेक्निकली स्ट्रांग और जिनका इतना एक्सपीरियंस हो वो होने चाहिए। आई वॉज लकी इन दैट केस। ये सारे गाने जितने नाम लिए ना, सारे हमें शोएब साहब ने जेर जबर तक उनको पता था कि कहाँ तुमने कौन सा सुर कितने सांस में लेना है। अच्छा, वाइटल साइंस की जो आप बात कर रहे हैं, वाइटल साइंस का तो खैर ये अब मैं खुदा के लिए बात कर रहा हूँ। अब आते हैं वाइटल साइंस के ऊपर। ये देखिए ना, ही वाज द प्रोड्यूसर, ही न्यू हाउ टू प्रोड्यूस वाइटल साइंस, ही न्यू एग्जैक्टली कि जुनैद भाई से क्या गवाना है, उनकी आवाज का टेक्सचर क्या बोलता है, कौन सी मेलोडीज चलेंगी। दिल दिल पाकिस्तान भी हो गया, जो भी मतलब ये कि मतलब आई एम नॉट शॉक्ड कि ये शोएब साहब ने सारा कुछ दिया हुआ, और उनका है ये, उनका फोटे है कि उन्होंने ये सब चीजें इतनी बारीकियों में समझी है कि हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो बोलेंगे जहाँ से तुमने सांस लिए बगैर एक लाइन तुमने कहनी है, और ये लाइन इतनी लंबी तुमने एक ही सांस में कहनी, तो फिर आप उनको नहीं रिजेक्ट करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है। वो चीज बाद में शायद 50 आदमियों से 10 आदमी बोल रहे होंगे कि यार क्या कमाल कर दिया तुमने जो लाइन कही, तो वो होता है। और ये कि इन वाइल्ड साइंस केस दे वर लकी टू हैव शोएब मंसूर साहब। यू नो, दो की किस्मत में लिखा हुआ था कि दे वर सपोज्ड टू बी वाइटल साइन बनेंगे, और वो ब्रेक थ्रू सारा कुछ होगा। गुड लुकिंग बॉयज, और सारा कुछ एक टेम्परामेंट भी था उस एरा के अंदर भी, बहुत कुछ था उस हवा के अंदर भी। और वो जो मुझे अभी तक वो याद है, जो एक कैंपेन थी, आई थिंक पेप्सी की कैंपेन थी, पेप्सी पाकिस्तान। वो भी क्या मतलब, एक लग रहा था कि दौर नया शुरू हुआ है। तो वो रेवोल्यूशन का दौर था, ये सब इंडस्ट्री में पॉप बैंड्स को आना था, इस तरीके खुदा ने भी लिखा था। जुनैद भाई की जहाँ तक बात है, दो के मैं रोहेल भाई से भी मेरी आई थिंक उस जमाने में बातचीत हुई थी। अच्छा, बहुत कम लोगों से। एक पिरामिड करके होता था। हाँ, उसके वो हिस्सा थे, पिरामिड वो हिस्सा थे। और उस वक्त मैं बिल्कुल ना जेर, ना जबर, ना जमीन, ना आसमान, कुछ भी पता ही नहीं था, बस गाना गाते थे। और वो टाइम पे मुझे वालिद मुझे कहते थे कि यू शुड गो एंड इन सबको टैप करो, इनके पास जाओ, अपना म्यूजिक लेके इनसे बात करो, कौन है, ज्यादा रिजेक्ट कर देंगे तुम्हें, बोल देंगे कि यार नहीं मिल सकते, आ जाना वापस। मेरे अब्बा कहते थे, तो वो जो प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ना, कि ये सब चीज़ों से गुजरना है। किसी जाओ, रोहेल भाई को असिस्टेंट को फ़ोन करो, जी मुझे रोहेल साहब से मिलना है। वो कहेंगे आप कौन है, वो कहेंगे अहमद जान से। कौन भाई अहमद जान से? कहें सर मुझे इनको कुछ सुनाना है। वो बहुत मुझे लिटरली ब्रेक डाउन करके बताते थे, कोई बात नहीं मिलेंगे। इसी तरह आई वाज लकी इन दिस केस कि आई गॉट टू मीट देम फाइनली ना। शायद वो मेरा वंडर बॉय वाला एरा किसी को याद था, वो एनटीएम का, तो शायद अहमद के नाम से जानते होंगे किसी और। तो रोहेल भाई से भी मेरा इंटरेक्शन उस जमाने में हो गया। जुनैद भाई का मेरा हुआ बाद में, ये जब मेरा गाना आ चुका था। अच्छा, कहो एक दिन के बाद।
नहीं, कहो एक दिन की बात नहीं, जुनैद भाई की इस वक्त वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। अच्छा, अभी तक नहीं हुई थी। मेरा एक लाहौर जिमखाना के अंदर एक शो था जिसका नाम अहमद जाज़ेम एंड जुनैद जमशेद व सोलो, ठीक है, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल नाइट। जिमखाना में मतलब पैक्ड ऑडियंस, और मेरे बाद जुनैद भाई थे, तो जब मैं स्टेज से उतरा तो आई सॉ दिस हैंडसम गाय, यू नो, गुड लुकिंग पर्सन जस्ट रोमिंग अराउंड, और मुझे कहते हैं कि यार जबरदस्त गाना है, वो दूर दूर से इशारे हो गए, वो फला ढिमका, और वो उसके बाद फिर वो क्रेजी फैन फॉलोइंग, और पता नहीं लाखों लोग पीछे इर्द गिर्द जुनैद भाई के। तो आई कुडंट टॉक टू हिम, बट वन फाइन डे फ्रेम कट होता है एंड आई गेट अ कॉल इन द नाइट, मिडल ऑफ द नाइट, 2 बजे के वक्त रात को, क्या हाल है अहमद, ठीक हो? इसी तरह ही बात करते हैं, कोई वो नहीं था कि भाई मैं फला बात कर रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं जी कौन? मैं जुनैद जमशेद बात कर रहा हूँ, रात के 2 बजे हैं, तुम्हें तंग किया होगा यार, बट अहमद मैं अभी आपकी याद तुम्हारा गाना सुन रहा हूँ। अच्छा। और ये कि क्या कमाल गाना बनाया है, तो सही कमाल। और वो खुद गा के भी फिर मुझे सुना रहे हो। क्या यार ये जो तुम उतार चढ़ाव जो तुमने किया है ना, देखिए ये सच्चाई है एक आर्टिस्ट की, कि हमें बनना नहीं आता बेसिकली, मुझे नहीं आता बनना, मुझे तुम अच्छे लगते हो। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं यार अहमद जाज़ेब इतना यूं है कि देखो हर आर्टिस्ट को प्रमोट करने के चक्करों में अपने फेस को फेसबुक पे लगा रहा है, ये वो फला। जनरली यार मुझे इसके ना कोई दो राय समझ में ही नहीं आती है, ना मेरे अंदर कोई कॉलर है। मुझे लगता है अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, खत्म हो गई बात। ना वो तुम्हारी इज्जत ले सकता है, ना कोई तुम्हारी इज्जत पे हमला कर सकता है, कुछ नहीं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। बट ये कहने से बहुत से लोग तुम्हारी तरफ रुजू करते हैं कि भाई अहमद ने बोला यार कितना अच्छा गाता है, तो यार कोई तकरीबन 100 लोग तो सुन ही रहे होंगे कि इसने क्या किया। तो उसको अच्छे से को अच्छा कहना, तो जुनैद भाई का भी बड़ापन था कि उस वक्त आई वाज स्ट्रगलिंग इन अ वे कि मतलब मेरा उस वक्त वो पैच चल रहा था जब मैं कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो ये कि उस वक्त मेरे लिए बड़ी एक फोर्स का काम करता था कि यार देखो यार ये आदमी कितना बड़ा आदमी है, अजमत में भी और यू नो सच्चाई में भी। इसने बोला मुझे, तारीफ की उसने मेरी, और बड़ा खून बड़ा होता था। इसी तरह एयर भाई के बहुत सारे ऐसे शोज के अंदर भी हम साथ बैठे, हाथ पकड़ के मेरे बैठे थे, तो अच्छा। बड़ा एक कहते हैं ना कि इनविजिबल सा एक बड़ा एक लगन, प्यार, मोहब्बत नजर आती थी उनकी, यू नो, जहाँ देखते थे वो कहते थे कि यार ये आर्टिस्ट है, इसको यू नो। अच्छा। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका ये जो था ना आपकी याद, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद था। अच्छा, इस वक्त इसका मतलब वो आ चुका था, इनका उस राह पर आ चुका था, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की बात है। अच्छा, ये जब हम दिया कलाम और इसमें आ चुके थे। मगर देखो ना, एंड ऑफ द डे हम भी जो गाते हैं, हम नात भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर साथ में ये भी चीजें चल रही होती हैं। अल्लाह ताला ने आवाज दी है ना, तो फिर आवाज को हम जिस तरीके से, अब यही है कि यहाँ आके फिर वो मजहब की तरफ बात चली जाती है, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अल्लाह ने आवाज़ दी है, इसको किसी तरीके से भी इस्तेमाल नहीं। और देखें किसी वजह से ना, कि जब हम कोक स्टूडियो में देखते हैं तो कोक स्टूडियो डिस्पाइट हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उनके गाने को लेके उन्होंने बाकायदा ट्रिब्यूट दिया, और उस राह पर ही को इन सब ने मिलकर एक ट्रिब्यूट दिया, यू नो, रिमेंबरिंग कि लेगेसी। मतलब ये एक सवाल इंटरेस्टिंग है जुनैद जमशेद का कि यू नो, जब मैं उनकी मौत की खबर लिख रहा था तो मेरे जहन में हमेशा ये चीज़ आई थी कि यू नो, I would love to remember him as that brilliant pop singer Junaid Jamshed. He will always be there. But would he like to be remembered for that? No, yeah. Would he like to? Would he like to be? वही ना, असल में मैं तो उनके लिए एक चीज लिख रहा था, पर मैंने कहा कि वो क्या, like I said in the beginning, you do things and then you leave everything up to God कि किस तरह इसका presentation बनेगी, क्या निकल के आओगे तुम सामने, क्योंकि you can't chalk the outlines of it कि यार ऐसा होगा और वैसा होगा, वो तो खुदा ने खुद सब चीजें। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गाना है फॉर एग्जांपल, एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहाँ रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली संग। अब आप उसके अंदर ये आके गलत कहाँ हुआ है म्यूजिक, वो आपने एक प्यार का नगमा को सेंशुअल कर दिया, प्यार का नगमा है मौजों की रवानी। यही म्यूजिक के साथ हुआ है गलत, कि इसको एक सब्जेक्ट बना के या इसको एक जॉनरा बना के अलग कर दिया, हालांकि दो इट हैज नथिंग टू डू विद म्यूजिक, यू नो। आप बात अच्छी कर रहे हो, आपकी याद आती रही हो, आप उसको वीडियो में दिखा रहे हो कि पत्नी बिस्तर पे लोट रहे, पोट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने जो लिखा है। अब आप वही लिखावट में भी आगे, और फिर तो क्या वही नेगेटिव, ये बात फिर वही आ जाती है जो मैंने अब कहा था ना कि अभी मैंने एक अवार्ड शो में फतेह अली जो साहब थे उनको मैंने देखा कि आप एक बहुत ही पुरसकून चीज को, सब्जेक्ट को
बिला वजह आपने डिस्टॉर्ट करके गलत को आपने सही दिखा के उधर की तरफ प्रमोशन लेगा, यही गानों के साथ गलत हुआ है बहुत। लेकिन इस असना में चले एक चीज जिसको you make it sellable just by being vulgar है ना कि but at the same time there are other things that can be made sellable। जैसे कोक स्टूडियो ने आके पूरे सूफीइज्म का आप उसको रू बोलें या मंजन बोलें, जो कुछ भी है, ठीक है, उन्होंने उसको किया। एंड आपने मतलब खाकी बंदा जो आपने कोक स्टूडियो में गाया, मेरे लिए आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट Thank you, songs, and we've had this conversation before। और वो एक चीज नजर आती है, तो मुझे बताएं कि how was your experience in Coke Studio? और फिर क्योंकि आपने स्ट्रिंग्स के टेन्योर में किया, टेन्योर हम क्या सियासी सवाल करने लगे जब स्ट्रिंग्स प्रोड्यूसर्स थे तब किया, और फिर हमने आपको वो रेड बुल वाले साउंड क्लैश में भी देखा जिसमें आपने ऑलरेडी बहुत ऑन पॉइंट स्ट्रिंग्स बजा रहे थे, लेकिन आपने आगे एक नई जान डाल दी। तो ये सिनर्जी कहाँ शुरू हुई? वाज इट कोक स्टूडियो? हाँ, नहीं देखो, अब ये आप जैसे लोग हैं जो के फैसल भाई और बिलाल भाई में आप जैसी सोच पाई जाती है कि जो करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मत बोलिए कहीं। एक बात है कि आप भी हक सच की बात करते हैं, उन्होंने भी शायद हक सच मेरे में देखा, मेरे में हक सच देखा उन्होंने कि यार ये इसमें है, कुछ है पोटेंशियल, तो इन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेरे खिलाफ खड़े हुए। अच्छा, फॉर कोक स्टूडियो? यस, 100%। मैं 9 सीजन तक तो पूछा नहीं गया था, मैं वही पूछ रहा था, 8 सीजन तक तो पूछा नहीं गया था, तो वो क्यों नहीं पूछा गया था भाई कि मैं सिंगर नहीं हूँ क्या? आप हर कहीं से निकाल दो, सिंगर तो नहीं आ रहा मैं अगर उस प्लेटफॉर्म पे, तो इसका मतलब कोई फोर्स है विच इज नॉट लेटिंग मी कम देयर। तो उन्होंने शायद इस फोर्स के खिलाफ मुझसे लड़े और उन्होंने कहा कि नहीं यही गाएगा, वी डोंट केयर, हम प्रोड्यूसर हैं पूरे सीजन के, हम कह रहे हैं ये गाएगा। फिर मैंने डिलीवर किया, उनका सीना चौड़ा हुआ एक गाने में, उन्होंने कहा सेकंड सीजन भी ये करेगा, फिर सीना चौड़ा, अल्लाह अकबर वाला, फिर क्लैश आ गया जो तुम बात कर रहे हो उसकी। अच्छा, क्लैश दोनों सीजन्स के बाद आया था? जी एग्जैक्टली, ये 18 में आया था, 2018 में आया था। हाँ, because they left in 2017, that was their last season। अल्लाह अकबर was the last season they did। और क्लैश में भी ये था कि मैं कह रहा था बिलाल भाई मैं बड़ा डर रहा हूँ, वो फैसल भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि आई हैव हर्ड, आई थिंक हरिहरन ने गाया था बोलो बोलो, बोलो बोलो गाया था, और ये भी इस गाने को भी किसी ने साथ डुएट किया हुआ था, वो ख्याल से हुसैन बख्श गुल्लू ने किया था, आई थिंक हुसैन बख्श गुल्लू, उस्ताद गुल्लू, जी उस्ताद गुल्लू खान साहब। तो मुझे ही लगा था कि यार मैं पता नहीं, इंतकाल हो गया हुसैन बख्श गुल्लू। जी ये तो भाई देखिए ना, हमारे मुल्क में एक दिन आप हमारे लिए भी ये बात बोल रहे होंगे, मगर कहने का मतलब जो हमारा काम है वो हम करेंगे, और आप जैसे लोग बैठे हैं इस चीज को आगे, चीजें हमारे दिल की आवाज को पहुंचाने के लिए। तो वो उन्होंने जब मुझे कहा तो आई वाज अ बिट टेकन अवे बाय इट, कि मैंने मुझे समझ में आया हाउ विल आई डू जस्टिस विद देयर नंबर, इनका बेबी है, मतलब उन्हें पता नहीं किस तरह तराशा। खैर रिहर्सल भी बहुत कम हुई थी, वेरी नर्वस कि रिहर्सलें भी हमें उस तरह की नहीं मिली, बस ऊपर बस समझा दिया अहमद बात सुनो, ये मेरी लाइंस होगी, ये तुम्हारी लाइंस होगी, अब जो तुम्हें खेलना है ना बस देख लेना इन लाइंस के ना यहाँ तक तुमने खेलना है। वो खेलने को लिमिटेड, मतलब खेलने से मुराद जो जगहें हैं, जो आवर्दें हैं, जो उसकी हैं, दिस इज व्हाट यू कैन प्ले अराउंड, दैट्स माय मैक्सिमम कैपेसिटी, इससे आगे नहीं है, इससे नीचे नहीं ना, तो यहीं पे खेलना है। और फिर अनवर साहब ने जब मेरा नाम आया तो मुझे शायद ऐसा लगा कि शायद अनवर साहब ने वो लाइनें स्पेशली मेरे लिए लिखी, जो है दुनिया का दस्तूर चाहने वाले। तो वो जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा फिर यही कुछ बन रहा है कि इसकी रुबाई शुरू में यही बन सकती है, दुनिया का दस्तूर। तो मैंने कहा डन करो, इसको शुरू में डाल दो। अब जिस दिन शो था उस दिन कुछ खुदा की होता है ना, मैजिकल नाइट होती है कि आप एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कि ऑडियंस भी पक्की मिल रही है, आपको समा भी सही है, हवा भी सही चल रही है, साउंड भी सही आ रहा है, बजा भी सही रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। और वही हुआ, अपार्ट फ्रॉम अली अज़मत, बट लेट्स गो वो अपनी तरीके से ही वाज ऑन पॉइंट, यू नो। तो वो ये कि जब गाना शुरू हुआ है उसकी मॉनिटरिंग मुझे कान में इतनी अच्छी आ रही थी, प्लस वो ऑडियंस का रिस्पॉन्स, और फिर जब हमने इसको प्लेबैक करके बाद में सुना, उसको फिर ऑब्वियसली हमने इंजीनियर किया, मिक्स अच्छा करवाया, मास्टर अच्छा कराया, एंड दैट इज व्हाट यू गॉट। तो ये चीजें देखिए, ये स्टंट हम लेते रहते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप आए, शायद 4 दिन के बाद मैं ऐसा कोई स्टंट कर रहा हूँ किसी के साथ, नहीं ये चलता रहेगा। अच्छा दोस्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी नजर में मैं बहुत ही कोई
बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कोई मेरे पास कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जमीन तंग हुई हुई है और मैं कोई गाने वाने प्रोड्यूस नहीं कर देखिए, सकता। क्योंकि मैं जिस अहमद जान जेब को जिसका म्यूजिक हमने मतलब प्रॉपर वर्शिप किया है, मैं उसकी बात और अगर तुम उस जमाने में होते कि जब मैं 4 साल का था और ये जो कीबोर्ड रखा हुआ है सारा कुछ, तो तुम तो शायद मुझे बाल नोच नोच के मार रहे होते कि ये क्या आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। नहीं, बाल नोच नोच के तो शायद मैं आपको इस आपके तेरा मेरा है प्यार पे भी आपको मारो, लेकिन नहीं, मगर ये कि देखो बात वही हकीकत है कि देखो ये सब चीजें बहुत सारे लोगों को अजीब लगती है कि यार देखो अहमद तुम्हारा तो इतना बड़ा कैरियर है कि मतलब ये किया एंड में आके तुमने, हाँ मतलब इतना कुछ समझने के बाद। तो मुझे लगता है कि यार आप अपनी जात से करते हो जो आपको बेस्ट लगता है कि यार आपको समझ में आता है वो करते हो, और फिर वो आगे फिर किस्मत आपकी चीजें बनाती है, अनफोल्ड करती है, और वही लेगेसी बनती है। और अभी हमने गुल्लू साहब की बात की, उनका इंतकाल हुआ, और अब क्लोजिंग दिस डिस्कशन तो हम लेगेसी पे बात करते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा जब किसी बड़े आर्टिस्ट का इंतकाल होता है, ख़ास तौर पे जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक का आर्टिस्ट होता है, क्लासिकल हो फोक हो, कि उनको फाइनेंशियली कसमा पुरसी के आलम थे, स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए था। मेहदी हसन खान साहब की बड़ी एग्जांपल है, इंडिया से कोई उनका इलाज फंड करता रहा और बहुत से चाहने वाले करते रहे। सो ये कब तक चलेगी ये चीज़? एंड और ये पूरा जो मेहदी हसन सिनेरियो जिसे अब मैं कहने लगा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी, बट देखिए मैं भी अपने आप को उसी कैटेगरी में समझता हूँ कि क्या लेगेसी छोड़ के जानी है और क्या होगा हमारे साथ एंड में। आई थिंक खान साहब ने मैक्सिमम प्राइम टाइम अपना देख चुके थे, शोहरत का मैक्स आउट कर चुके थे वो। दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं सोचा जाता गजल के फॉर्म के अंदर, उनसे सुरीला वो सब चीजें, वो अवार्ड्स अचीवमेंट सब ले चुके थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको वो चीज नहीं मिली, सब मिली। हाँ जो टर्म्स जो एंड के अंदर थे वो क्यों ऐसे थे, उसके पीछे फिर बहुत सारी सोच भी है कि घर में क्या माहौल था, इर्द गिर्द क्या चीजें थी, क्योंकि देखिए हुकूमत ने भी किया उनके लिए, बहुत कुछ किया जितना कर सकते थे। और वो उस दौर में भी था, देखो वो दौर जब तक था ना तो ये था कि यार चलो आर्टिस्ट को इतना कुछ मिलना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। मैडम के साथ भी है कि मैडम को बड़ी इज्जत, बड़ी इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। मुझे लगता है कि वो दौर तक ही था। अब आके ना यहाँ बड़े मिक्स ब्रेड बन चुकी है यहाँ पे। अब वो म्यूजिक के लिए वो पैशनेट चीज है, मतलब जब स्टेट मीडिया था, जी प्राइवेटाइज होने के बाद, प्राइवेटाइज होने के बाद ना अब बहुत ज्यादा चीजों ने इनको एक तरीके से मिटा सा दिया है कि आपने वो ग्राउंड्स नहीं रखी हुई म्यूजिक की, बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ना चैनल्स के थ्रू सपोर्ट है ना कहीं भी है। तो अब डर ज्यादा लगता है कि क्या होगा। अहमद रुश्दी साहब का भी मैंने सुना कि बड़ा अजीब ही पोजीशन थी जब उनका इंतकाल हुआ। मुझे तो ये कहना नहीं चाहिए कि मतलब किसी हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, बट यस बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए थी। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में बहुत बड़ा बड़ा नाम ऐसी रुखसत हो गए इस दुनिया से। और वो फिर लेबल्स का भी चक्कर है कि किसने क्या डील करके रखी। बिल्कुल उन्होंने किस तरह अपने अब बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि अभी भी अच्छी लाइफ जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स you need to plan your life accordingly to the atmosphere around you, the surroundings around you। अब मैं घाना में बैठा हूँ या मैं घाना का शहरी हूँ, तो अगर वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है इस तरह की, तो मैं हर चीज तो सिस्टम पे डाल के नहीं बैठ सकता। मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को शिफ्ट करूंगा या अपने अकॉर्डिंगली चीजें बनाऊंगा। मतलब वहाँ भी बहुत चीजें फिर आपकी ये बातें वहीं आके रुक जाती हैं कि फिर ये तो मेरे लिए तो कोई वैल्यू नहीं रखता ना कि जो अभी मैं कर रहा हूँ कि ये क्या किए, ये क्या है। तो फिर वो यही है कि वो फिर हम अपने आप को सिस्टम में लाने के लिए ना बहुत सारी चीजें करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए यू कांट डिनाई द फैक्ट कि यू गॉट टू हैव गुड फंडिंग इर्द गिर्द अपनी। अगर आपकी खुद जात की जेब में नहीं है तो इर्द गिर्द से सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर खुद की है तो फिर मैं आपको रेगुलरली चीजें करता हुआ नजर भी आऊंगा, वीडियोस भी पोस्ट करता रहूंगा, अपनी नए नए गाने भी आते रहेंगे, सोलोज भी आते रहेंगे। अब मेरा जो महीने का वो ये होता है कि यार मैंने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बनाई हुई है, आई नीड टू टच दैट मार्क एवरी मंथ। अगर मैं नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए बड़ा एक सेटबैक भी हो सकता है, क्योंकि आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। क्या पता वो मुझे बिल्कुल ही डाउन द ड्रेन्स कहीं। मतलब अगर आप एक रॉकस्टार मोड में ये भूल जाएंगे कि जिंदगी खुद एक बैलेंस से चलती है, जिसमें आपको एक प्रॉपर मतलब एक अपनी जिंदगी में एक एम्प्लॉय की तरह जिंदगी गुजारनी है, आगे की लाइफ प्लान करनी है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स कैन हैव दैट फॉर्म। एब्सोल्युटली। और यही जैसे आप बड़े बड़े स्टार्स की, मर्लिन की या एल्विस की, आप इनकी लाइफस्टाइल देखते हो, एक आता जरूर है, देयर इज अ डार्क पैच जब वो आता है। तो डार्क पैच में you have people like you या who pulls you out from that dark patch की
कि आप कहो कि यार अब तो गायब हो गया है, तो वो पूछता नहीं है, ठीक है यार किसी और की बात करते हैं, ये जो है ना इस माशरे में बहुत ज्यादा है कि नहीं है तो भाई दफन कर दो, नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, क्या हुआ इसके साथ, उसको निकाला, उसको बाहर लाओ, उसको सपोर्ट करो, उसको बनाओ, उसको फिर खड़ा करके रखो चीजों के अंदर। उसमें थोड़ा सा मतलब ये भी है ना कि मुझे एक दफा आमिर भाई ने कहा था कि यार, आने काफी मॉर्बिड बात थी, लेकिन मुझे एक दफा कहा था कि भाई अगर मैं गुस्से में अपने 2 गिटार जला दूं, दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। राइट, बेसिकली व्हाट आमिर भाई वाज ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे आपको वो मेंटल पीस ही नहीं मिलता है जिसकी तलाश में वो थे। एब्सोल्युटली, यही तो चक्कर है यार, एंड ऑफ द डे पीस नहीं है, और ऑब्वियसली मेंटली स्टेबल भी नहीं रहता इंसान यहाँ पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका अगला दिन कैसे गुजरेगा। ऐसे भी सिंगर्स और यहाँ पे बड़े सक्सेसफुल सिंगर्स हैं जिनका ये हाल है कि उनको नहीं पता होता कि अगले दिन का क्या होगा। सॉरी बट हमारे लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, बट कभी आपने खुद मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कभी कैरियर में फेस किया आपने, वेयर यू वेंट डाउन? एब्सोल्युटली ब्रदर, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ कि मेरा बेस जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर बना हुआ है। कुछ मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू से एक चीज़ समझाई थी, सिखाई भी थी कि 10 रुपए में घर कैसे चलाना है और 10 लाख में कैसे रहना है, और क्या चीज़ तुम्हें माशरे के अंदर सर्वाइव करके रखेगी और क्या चीज़ नहीं रखेगी। तो वो जब दौर से आप गुजरते हैं ना, तो मैंने तो आपको आज तक नहीं फ़ोन किया कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है दो, या मैंने तो किसी को कुछ नहीं बोला, बट उस टाइम से मैं गुजर चुका हूँ, और एक नहीं 3 दफा गुजर चुका हूँ। तो वो टाइम आता है, बट निकलना आना चाहिए। तो कैसे निकलते हैं? मतलब अंदर द स्पिरिट, द सोल इनसाइड यू इज ऑल गाइडेड एंड ऑल molded by your sorry to say, no it's fine it's molded by your parents, you know, the way you brought up कि यार नहीं ये कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, खड़े हो, चलो जाओ उधर से। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि नहीं यार इसमें परेशान नहीं होना है, हो जाएगी ठीक। मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि यार ये वक्ती टेम्परेमेंट, जो टेम्परेरी ये जो पैचेस आते हैं, इनसे सिर्फ लड़ना ही आना चाहिए कि आप उस दौर के अंदर अपने आप को कैसे, जैसे मेरा एक एग्जांपल बहुत बड़ी देता हूँ। मेरा एक म्यूजिशियन है, कीबोर्ड मेरे साथ बजाता था, ही वाज प्लेइंग विद सम नॉट सो वेरी सक्सेसफुल सिंगर्स, तो उसकी प्लेइंग बहुत अच्छी थी, ब्लूज जैज बहुत अच्छा बजाता था वो। तो मैं कहता यार तुम अगर ये गाना एंड ऑफ द डे इनके साथ बजाओगे तुम्हारी प्लेइंग खराब होगी, तुम एक काम करो मेरे बैंड को ज्वाइन कर लो। तो जब मैंने उसने मुझे ज्वाइन किया तो फिर मुझे ये लगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है कि वो, उसको तो शोज चाहिए रेगुलर। अब मेरे शोज हो रहे 3 महीने में एक, 7 महीने में एक शो हो रहा मेरा, तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पा रहा इसको। तो अब वो बेचारा फिर कह रहा है कि मुझे तो उधर ही जाना है, क्योंकि मुझे वहां से तो दिन की हर रोज एक शो मिल रहा है, और प्लस ये कि मुझे डेली वेजेस मेरी पूरी हो रही है। मैंने देख उसको, मैंने कहा तू 4 दिन फाके कर सकता है? तो कह रहा है कि फाके मतलब लिटरली फाके की बात करें। मैंने नहीं, 1 रोटी कम खा सकते हो तुम? तो कह रहा है कि कोशिश करता हूँ, खाने की कोशिश की, बीमार पड़ गया, कमरे से नहीं निकल रहा बाहर, फला ये वो। भाई जब वो आया ना, मैंने उसको फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश की कि यार ये तू चल 2-3 महीने गुजार ले, ये गुजर जाएंगे तेरे। प्रोडक्शन में ले आया बट अपने साथ, फिर प्रोडक्शन समझाई उसको है क्या, उसने प्रोडक्शन के थ्रू पर पैसे बनाना शुरू किए। मैं भी कमाता था, वो भी कमाता था, मेरा असिस्टेंट बन गए, हम लोग साथ में आ गया स्टेबल। फिर एक दिन उसको एक सुपरस्टार ने उठा लिया कि यार ये कीबोर्डिस्ट बहुत कमाल है यार। मैंने कहा यार ले ले, मेरे पास तो शो महीनों नहीं है, मैं तो नहीं सपोर्ट कर सकता, तू उठा ले। टक 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 आज ये पाकिस्तान में अपना घर भी उसने बना लिया। मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो फाइटिंग सोल ना, अब मैं ये भाषण जो है ना ये मैं हर किसी को नहीं दे सकता। देखिए अहमद भाई, लेकिन मगर ये होना चाहिए। लेकिन शुरू में जैसे आपने कहा ना कि फैमिली और उन सब चीजें होती है, कुछ लोगों का ट्रबल्ड चाइल्डहुड होता है, बिल्कुल कुछ लोगों को मेरे या आपकी तरह, मगर देखो ना शऊर की बात है ना, फंक्शनल फैमिली नहीं मिलती। तो क्या उनका भी तो हक है ना कि वो इन चीजों से, किसी तरह के डिप्रेशन से या ज़हनी क्राइसिस से निकले, तो क्या मतलब थेरेपी की तरफ जाएं, लोगों से मिलें, क्या मतलब वो अल्लाह ताला ने ये जो आपको अकल दी है ना, यही सबसे बड़ी बात है। कि देखो मेरे बहुत सारे सवालात होते थे कि यार अगर हम यहाँ पैदा हुए तो हम क्या जन्नत में जाएंगे, क्या हम वहाँ पैदा हुए तो हम क्या जन्नत में जाएंगे, बहुत सारी बातें होती थी। मगर उसका इवेल्युएट खुदा ने कर दिया कि जब तुम्हें शऊर जैसी है ना, व्हेन यू स्टार्ट knowing that this is good or bad, that's the time when everything starts for you, when you start taking good decisions in life and bad decisions। फिर आप रो नहीं सकते क्योंकि आपको वो शऊर दे दिया है यार, ना करो तुम भाई, ये ना उठाओ यार, ये चीज गलत है तुम्हारी, ना उठाओ इसके ऊपर। नो नॉट योर पेरेंट्स आर सपोज्ड टू बी ब्लेम, बट ये शऊर आपको दे दिया गया है। यू नो व्हाट इज गुड एंड बैड, देयर इज नॉट वन ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड वो जो कहता है कि गुड को बैड कहेगा और बैड को गुड कहेगा। सबको पता है लेफ्ट राइट क्या है, सबको पता है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, एवरीबॉडी नोज। व्हेन यू डोंट डू इट, दैट इज व्हेन
इट योर अंदर का इनर सेल्फ स्पीक्स टू यार। आप जो बात कर रहे हो कि यार बहुत सारे ऐसे तबके से भी ताल्लुक रखते हैं जिनका शुरू से ही बड़ा डिप्रेसिव एक अपब्रिंगिंग हुई, वो तो भाई वो डिप्रेसिव अपब्रिंगिंग हो गई तो वहां तक पहुंच गए जब वो इस काबिल हो गए समझने के लिए या कुछ करने के लिए, तो फिर करना शुरू सपोर्ट सिस्टम बनाए अपने इर्द गिर्द बनाना शुरू किया भाई। तो ये क्या आप समझते हैं कि हर कोई सोने का चम्मच लेके पैदा होता है? बड़े सतारीदी जैसे लोग हैं जिंदगी में, क्या चूज किया उन्होंने? सही बात है। तो उनको किसी ने, कोई अम्मी अब्बू ने तो नहीं बोला था कि तुमने इतना बड़ा काम करना है। बट म्यूजिशियंस शुड डेफिनेटली प्रायोरिटाइज देयर मेंटल हेल्थ। एब्सोल्युटली। मैं आपको ये जो आपने बात की ना, ये अव्वल है कि आपको ना पीस ऑफ माइंड, दिमाग का सुकून देने के लिए ना वो सारी चीज। देखिए अब तो इस दौर में तो वो बहुत बड़ा पागल का बच्चा जो रोता होगा, क्योंकि हर चीज आपके इर्द गिर्द है ना। गूगल कर लो, आप यूट्यूब पे चले जाओ, फला पे चले जाओ, आपको बकायदा थेरेपीज की थेरेपीज दी हुई है कि यार क्या करना है। तो स्टे सेन जिसको कहते हैं, स्टे सेन। दिमाग को अपने कंट्रोल में रखो। यहाँ भी कुछ है आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, दे हैव लॉस्ट इट यार। बता के थक गया। क्या? क्योंकि ड्रग्स का शौक है, क्योंकि वो उनको शौक है। आप कभी तो शौक में नहीं पड़े? नहीं कभी दोस्त। अगर मैं ये बातें अभी करना शुरू हो गया ना तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, बट मैं फिर बता रहा हूँ कि ये सब चीजें मेरे लिए बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती। ये नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल कोई दूध का धुला हूँ, दुनिया में बहुत गलत काम किए, बट ये मेरा डिसीजन है जिसने मुझे आज यहाँ बिठाया हुआ है। तो दिस इज व्हाट आई, मेरे ऊपर पेरेंट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स डाइड लॉन्ग टाइम अगो। दिस इज माई डिसीजन इन लाइफ। हाउ टू सेट, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, हाउ टू केटर यू। जब तुम आए हो तो घर में तुम्हें लगे कि यार तुम किसी घर में आए हो। ये तो किसी बैचलर का भी हैंग आउट हो सकता था अभी, है यहाँ विस्कियां पड़ी होती हैं यहाँ पे, सब कुछ हो सकता है। होती है, ठीक है ना, होती है, बट नहीं घर तो घर है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब होते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, होते हैं तो ठीक है, फिर वो उनकी जिंदगियां अपने हिसाब से वो चला रहे होते हैं ना चीजें, ठीक है। वो मेरा यही मैं बात कहने की डिफरेंशिएट यहाँ पे कर रहा हूँ कि इट्स योर ओन। जब आपको नॉलेज आना शुरू होती है, शऊर आना शुरू होता है, फिर यू मेक ऑल दीज डिसीजन टू बिकम अ गुड सक्सेसफुल। नहीं, आई थिंक वी हैड अ वेरी एनरिचिंग डिस्कशन। ऑलवेज ब्रदर, ऑलवेज। एंड वी एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट के टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। इनमें सब चीज़ें इस पे आती है कि आपको खुद कितना शऊर है, जैसे अहमद भाई ने कहा कि खुद आप अपने लिए इर्द गिर्द कैसा सपोर्ट सिस्टम रखते हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, खुदा, टू हैव फेथ इन गॉड। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, बट उस रब के साथ लॉ लगा के रखना, वो बहुत बड़ी गाइडेंस है। आपको बताऊं, ही स्पीक्स टू इनसाइड। बिल्कुल। तो खत्म हो गई बात, आपने कुछ भी करते रहो, यू विल गेट योर इनर सेल्फ टॉकिंग टू यू समडे, और बात करेगा। और जब आप उसको नेगेट करोगे ना कि नहीं यार वो गलत है, वही सही है, फिर आप पछताओगे जिंदगी में। कुछ ना कुछ आपको समझना। बिल्कुल। अभी आपने गुरु अहमद जानजेब के कंक्लूजन रिमार्क, अब इनसे योगा क्लास लेने में आऊंगा। But I had a lot of fun, Ahmed bhai, once again. Likewise. And inshallah you'll see more of these discussions in this podcast. See you.